मेरी गर्लफ्रेंड ने साफ साफ एक भयानक व्हाइट टाइगर को अवेकन कर लिया था। फिर भी उसने मुझे उसे माउंट करने नहीं दिया, बल्कि उसी वक्त मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया। मैंने उसे शांति से याद दिलाया कि फैसला लेने से कम मेरे अवेकनिंग के खत्म होने तक इंतजार कर ले, लेकिन वह मुझ पर हंस पड़ी और बोली कि मैं तो उसके जूतों को चाटने के भी लायक नहीं हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तय किया कि अपने एक्शन से ही उसका मुंह बंद करूंगा। लेकिन जब मैंने अवेकनिंग स्फीयर पर हाथ रखा तो उससे जरा सी भी रोशनी नहीं निकली। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स मेरी शेखी पर हंसने लगे और टीचर्स ने निराशा से सिर हिला दिया। लेकिन अगले ही पल आसमान में गरजता हुआ थंडर गूंज उठा और एक सुनहरा वॉर्टेक्स अचानक मेरे पूरे शरीर को ढक गया। मेरे पास खड़े एक प्रोफेसर खुशी से पागल हो गए, क्योंकि ऐसा फिनोमिनन बिना शक एस रैंक टैलेंट का संकेत था। फिर अवेकनिंग स्फीयर पर एक लाइन दिखाई दी, किनफेंग एसएस रैंक प्राइमोर्डियल टैलेंट, ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। ये खबर सुनते ही पूरा मैदान जैसे फट पड़ा। यहां तक कि प्रिंसिपल भी अपने ऑफिस से दौड़ते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक आ गए। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चिल्ला रहे थे कि इंसानियत की उम्मीद फिर से जन्म ले चुकी है। स्वर्ग मानवता की रक्षा करे। भीड़ में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लू रुयन पूरी तरह स्तब्ध खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज पलटवार होगा। इससे पहले कि वह मुझे वापस पाने का कोई तरीका सोच पाती, दर्जनों लड़कियां मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। सब मुझसे पैक्ट करना चाहती थीं और कह रही थीं कि वे मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी मुझे समझ आया कि हम एक ऐसे युग में जी रहे थे जहां लोग बीस्ट्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहां जिन बीस्ट्स को कंट्रोल किया जाता था वे असल में लड़कियां थीं। हर लड़की एडल्ट होने से पहले अवेकनिंग से गुजरती थी, जिससे उसके अंदर सोया हुआ ब्लड जाग जाता और वह अलग अलग भयानक बीस्ट्स में बदल सकती थी। जबकि लड़के अवेकन होकर बीस्ट मास्टर्स बनते थे और फिर किसी लड़की के साथ पैक्ट करके उसके पार्टनर बनते थे। लेकिन अगर कोई लड़की जिसने बीस्ट ब्लड अवेकन किया है किसी मास्टर के साथ पाक्ट नहीं करती, तो धीरे धीरे उसकी समझ खत्म हो जाती है और वह एक पागल जंगली बीस्ट बन जाती है जिसे सिर्फ कत्लेआम करना आता है। उस पल मैं सबका चहेता बन चुका था और अनगिनत लड़कियां अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रही थीं। तभी लू रुयान भीड़ को धक्का देते हुए चिल्लाई, तुम सब कचरा हट जाओ। अगर भाई किनफेंग को पैक्ट करना है तो वह मेरे साथ करेगा। मैं एक एस रैंक बीस्ट हूं। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। अभी कुछ ही देर पहले तो वह मुझे हर वक्त कचरा कह रही थी, लेकिन अगले ही पल लू रुयान ने अपने एस रैंक बीस्ट ऑरा को रिलीज किया और बाकी सारी लड़कियां तुरंत चुप हो गईं। यह देखकर मैंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम तुम इसके लायक हो। लू रुयान ने हाथ बांध लिए जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो और ठंडे स्वर में बोली, किनफेंग, ज्यादा मत सोचो। मैं अभी तुम्हारे साथ पैक्ट करने को तैयार हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। क्या उसे हालात की समझ नहीं थी? यहां तो वही मुझसे भीख मांग रही थी। मैंने ठंडी हंसी हंसी और उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मेरी नजर उस लड़की पर गई जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ रही थी, और उसे देखकर मेरे मुंह से गाली निकल गई, क्योंकि मैंने एक 3 पैरों वाला कौवा देखा। क्या यह 3 लेग्ड गोल्डन क्रो हो सकता है? लॉर यूयांट यह देखकर दांत पीसने लगी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं। वह लड़की हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहने हुए थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, जैसे किसी पेंटिंग से निकली हुई परी हो। उसका नाम वाई क्विंगसू था। वह पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर थी और अनगिनत लोगों के दिलों में एक अनरिचेबल गॉडेस की तरह थी। लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि यह सब बस दूसरों की बनाई हुई एक झूठी छवि थी। वह एक अनाथ थी जिसे 6 साल की उम्र में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन जिन्होंने उसे अपनाया था वे उसे इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा सामान मानते थे जिसे कभी भी बदला जा सकता था। वह हमेशा वहां से भागना चाहती थी, इसलिए इस समय वाई क्विंगसू अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़े हुए थी। वह बेहद नर्वस थी, क्योंकि यह उसके जीवन का एकमात्र मौका था अपनी किस्मत बदलने का। वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। उसने यहां तक पहुंचने के लिए अपना सारा समय लगा दिया था और अब वह ज्यादा कुछ नहीं मांग रही थी, बस इतना कि अगर वह रैंक तक पहुंच जाए तो ठीक रहेगा। वाई क्विंगसू ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अवेकनिंग स्फीयर पर रख दिया। अगर वह उस रैंक तक पहुंच जाती तो आखिरकार अपने परिवार से भाग सकती थी। कृपया दया करें, उसने मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन अवेकनिंग स्फीयर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह देखकर प्रोफेसर ने भौहें सिकोड़ी और सोचा कि यह सच में अफसोस की बात है कि इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट अवेकन नहीं हो पाई। जब प्रोफेसर रिजल्ट अनाउंस करने ही वाले थे, तभी स्फीयर के अंदर चमक रहे लाइट पॉइंट्स अचानक बिखर गए और स्याही जैसी काली रोशनी प्रकट हुई। एक अनोखा अंधेरा सीधे आसमान की ओर फूट पड़ा। वाई क्विंगसू का दिल
जोर जोर से धड़कने लगा। शायद अभी भी उम्मीद बची थी, लेकिन प्रोफेसर के अगले शब्दों ने उसकी सारी उम्मीद एक झटके में तोड़ दी। वाई क्विंगशू, फियर्स बीस्ट, ब्लड लाइन, थ्री लेगेड क्रो, इंफीरियर रैंक। जैसे ही प्रोफेसर ने यह कहा, आसमान से एक लोहे का पिंजरा गिरा और वाई क्विंगशू को मजबूती से कैद कर लिया। वह अपार निराशा में डूब गई और जमीन पर ढह गई। ये एक खास केज था जो फियर्स बीस्ट को बंद रखने के लिए बनाया गया था, अवेकनिंग सेरेमनी के लिए हमेशा तैयार रखा जाने वाला जरूरी इंतजाम। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन इसका होना जरूरी था। जो क्लासमेट्स कल तक उसकी तारीफ करते थे, वही अब उसकी इंफीरियर बीस्ट नेचर देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कितनी बदकिस्मती है, यही है वो मशहूर जीनियस। अफसोस, अगर वह रैंक तक पहुंच जाती तो अपने खूबसूरत शरीर की वजह से किसी टॉप रैंक मास्टर को पा सकती थी। यहां तक कि अगर वह मेरी बेड वार्मर सर्वेंट बनना चाहे तो भी मैं उसे नहीं लूंगा। आइक्विंगशू ने अपने छोटे शरीर को अपनी बाहों में कस लिया। उसके अंदर एक बेकाबू ताकत भड़क उठी और अगले ही पल उसकी सफेद त्वचा से काले पंख निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में वह एक बदसूरत 3 पैरों वाले कौए में बदल गई। यह देखकर मैदान में मौजूद स्टूडेंट्स की हंसी और तेज हो गई, क्योंकि आखिर एक जीनियस का गिरना सबसे मनोरंजक दृश्य होता है। तुरंत ही चारों तरफ से गालियां बरसने लगीं। जल्दी करो, अगर उसने यहां कंट्रोल खो दिया तो इसे तुरंत मार देना चाहिए। सिर्फ कैद करने से कुछ नहीं होगा। मेरे माता पिता को भी ऐसी ही एक इंफीरियर बीस्ट ने मार डाला था, जिसने अपना कंट्रोल खो दिया था। उस लड़के की बातों ने उन लोगों की नफरत को और भड़का दिया जो पहले से ही लो रैंक की बीस्ट्स से नफरत करते थे। और भीड़ में मार डालो की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी। वाई किंग्सू समझ ही नहीं पा रही थी कि हालात अचानक ऐसे क्यों बदल गए। लो रैंक की फियरस बीस्ट्स किसी के साथ पैक्ट नहीं बना सकती, और आखिर में वे अपनी ही जंगली प्रवृत्ति में डूबकर ऐसे मॉन्स्टर बन जाती हैं जिन्हें सिर्फ विनाश करना आता है। यही फियरस बीस्ट्स की असली उत्पत्ति है। यही एक वजह भी है कि जिन लड़कियों में फियरस बीस्ट की ब्लड लाइन जागती है, उन्हें एक युशी के साथ पैक्ट साइन करना पड़ता है। यह पैक्ट एक ऐसी चेन की तरह होता है जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बांध देता है। भले ही यह ब्लड लाइन उन्हें बहुत बड़ी ताकत दे, लेकिन यह एक बंधन भी बन जाती है। तभी दूर खड़े डायरेक्टर ने सही समय पर बीच में आकर गुस्से से भरे छात्रों को शांत किया और कहा कि नैतिक कारणों से हम अपने ही किसी साथी को मार नहीं सकते और न ही मारना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, उसे छुआन भेज दिया जाएगा और वह किसी की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनेगी। डायरेक्टर की बात सुनते ही भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वाई किंगसू ने चौहान नाम सुना, उसका नाजुक शरीर कांपने लगा, क्योंकि वह इस शब्द का मतलब बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसका मतलब था कि उसे जिंदगी भर के लिए एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाएगा जहां कोई रोशनी नहीं होगी, जब तक कि वह अपनी समझ खोकर मर न जाए। शुरू में जब उसे पता चला था कि वह लो रैंक बीस्ट है, तो उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी वह वहां नहीं जाना चाहती थी। अनजाने में उसने नीचे खड़ी भीड़ की तरफ एक नजर डाली, लेकिन तुरंत नजर हटा ली। वह इतना घमंडी कैसे हो सकता था? सामने वाला तो असाधारण टैलेंट वाला एक जीनियस था, जबकि वह खुद बस एक बेकार सा लो रैंक असैसिन था। लेकिन ठीक उसी पल मैं सीधे वाई किंगसू की तरफ बढ़ गया। मुझे आगे बढ़ते देखकर लोगों ने चिल्लाकर कहा कि पास मत जाओ, किनफेंग, उस मॉन्स्टर से दूर हो जाओ। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो, ये वो मॉन्स्टर नहीं है जैसा तुम लोग बता रहे हो। आखिर इसने क्या गलत किया है? इसने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि इसमें वह ब्लड लाइन जाग गई जिसे तुम लोग इनफियर कहते हो। क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसे यह खुद तय कर सकता था? मेरे बार बार पूछे गए सवालों ने उत्तेजित भीड़ को चुप करा दिया और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। और सबसे ज्यादा असर वाई किंगसू पर हुआ, जिसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। वह सिर जो हमेशा बीमार सी विनम्रता से झुका रहता था। तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगा। मैं सीढ़ियां एक एक कदम चढ़ते हुए उसकी तरफ जा रहा था। वह पूरी तरह अकेला नहीं था, कम से कम एक व्यक्ति तो उसके साथ था। मेरे हर कदम की आवाज जैसे उसके दिल में गूंज रही थी, और उसका सबसे पागलपन भरा सपना आखिर सच हो रहा था। उसका नाइट सच में आ गया था, लेकिन नीचे एक टीचर गुस्से से चिल्ला रहा था, किनफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? वाई किंगसू रोते हुए मुझसे बोली, वापस चले जाओ। तुम यहां आए इसके लिए मैं सच में आभारी हूं, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फिर भी उसके दिल की गहराई में वह चाहता था कि मैं रुक जाऊं, क्योंकि वह पिंजरे में बंद होकर बेइज्जती से मरना नहीं चाहता था। मैंने जोर से कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं यहाँ पैक्ट साइन करने आया हूं। मैंने मंच पर रखे पिंजरे में बंद उस पक्षी को देखा
और मेरे दिल में हल्की सी उदासी उठी। बगल में खड़े प्रिंसिपल ली, जो शुरुआत से सब देख रहे थे, अचानक सब समझ गए और मुझे घूरते हुए बोले, तुम ये करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इस दुनिया में एक नियम सबको पता है कि एक बीस्ट मास्टर सिर्फ एक ही बीस्ट गर्ल के साथ पैक्ट कर सकता है। यही कारण है कि जब किसी में रैंक 3 का बीस्ट मास्टर टैलेंट जागता है तो अलायंस उसे खास सुरक्षा देता है और पूरे देश से सबसे बेहतरीन लड़कियों को चुनकर उसके साथ पैक्ट कराने की तैयारी करता है। ये एक प्रिविलेज भी है और उनके स्कूल का सम्मान भी। अगर उनके सामने खड़ा ये यंग प्रोडिजी सच में इस निकम्मी के साथ पैक्ट कर लेता तो वह जिंदगी भर किसी दूसरी क्रीचर के साथ पैक्ट नहीं कर सकता। ऐसी चीज बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। स्कूल ने इतनी मुश्किल से जो जीनियस तैयार किया था, अगर वह इस तरह बर्बाद हो गया तो वह इसे जिंदगी भर पछताएगा और यह पूरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक पाप बन जाएगा। प्रिंसिपल मेरी तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैक्ट सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। मेरे पैरों के नीचे से एक विशाल मैजिक सर्कल फैल गया जिसने वाई किंगसू को अपने अंदर घेर लिया। वह चमकता हुआ मैजिक सर्कल फैलकर पैक्ट से बाहर के हर व्यक्ति को दूर कर रहा था। यह एक ऐसा पैक्ट था जिसे आसमान, धरती और सितारों ने मान्यता दी थी, एक एसएसएस रैंक बीस्ट मास्टर का एक्सक्लूसिव पैक्ट। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही मजाक उड़ाने की आवाजें आने लगीं कि अगर यह लड़का सच में इस लो रैंक बीस्ट के साथ पैक्ट कर लेता है तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, चाहे इसका टैलेंट 3S ही क्यों ना हो। अगर तुम किसी कचरे के साथ जुड़ते हो तो खुद भी कचरा बन जाते हो। जहां छात्र इस बात पर खुशी से हंस रहे थे, वहीं स्कूल के टीचर्स घबरा गए थे, क्योंकि यह उनका परिणाम था, वह उनके स्कूल की उम्मीद था। एक टीचर चिल्लाया, मेरे बच्चे यह बेवकूफी मत करो, किनफेंग मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत नीचे उतर आओ। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियां चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए कई लड़कियां ढूंढ दूंगा। प्रिंसिपल को बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं रोका। अगर तुम्हें पैक्ट साइन करना है तो तुम पूरे देश में किसी को भी चुन सकते हो, फिर सिर्फ इसी एक इंसान पर क्यों अड़े हो? किनफेंग नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ पैक्ट करना चाहिए, इस कचरे के साथ नहीं। लियोरुयन गुस्से में उस अदृश्य बैरियर को पीटते हुए चिल्लाई, बेवकूफ, तुम मेरे बजाय इतनी बेकार क्रीचर के साथ पैक्ट करना चाहते हो? क्या यह बदला है क्योंकि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था? ठीक है, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मैं अब तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। पास खड़े दूसरे छात्र लियोरियन को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मैं बाहर के लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर चुका था। मैं धीरे धीरे वाई किंगसू के पास पहुंचा और पिंजरे में बंद 3 पैरों वाले कौवे को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ पैक्ट साइन करोगी और मेरी पार्टनर बनोगी? वाई किंगसू मुझे हैरानी से देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच में उसके जैसे बेकार समझे जाने वाले इंसान को चाहेगा। वह अपना हाथ बढ़ाना चाहती थी, वह जीना चाहती थी, वह हिचकिचाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी अचानक मंच के नीचे से गुस्से की एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। वाई किंगसू, क्या तुम सच में उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? इस एक वाक्य ने ही उसकी उस हथेली को हवा में रोक दिया जो इच्छा से आगे बढ़ी थी। वाई किंगसू ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उसने मन ही मन कहा, यह सही है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर वह मेरे जैसी लो रैंक बीस्ट से जुड़ गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं अपने लिए किसी का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसका बढ़ा हुआ हाथ नीचे गिर गया और उसने खुद को समझा लिया कि उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ गर्म हो गया है। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मेरा हाथ इतना गर्म और सुकून देने वाला था कि उसे तुरंत हाथ खींच लेना चाहिए था, लेकिन वह उस थोड़ी सी गर्माहट को लालच से थामे रही। बिना छूटने की कोशिश किए उसने मेरी तरफ देखा और मेरी नरम आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम कोई लो रैंक बीस्ट नहीं हो, तुम एक एंशियंट बीस्ट हो। तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो। अगर हम दोनों में से कोई लायक नहीं है तो वह मैं हूं, जब तक कि तुम ही मुझे नहीं चाहती। लेकिन मेरी यह नरम आवाजें सुनकर वाई किंगसू और भी ज्यादा यकीन करने लगी कि उसे मुझसे नहीं जुड़ना चाहिए। उसने उस कुछ सेकंड की गर्माहट को दिल से महसूस किया और फिर अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ाकर कोने में सिमट गई। अपने भयानक काले पंखों से अपने आंसुओं से भरे चेहरे को छिपा लिया। आसपास के छात्रों की हंसी और ताने उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे और कभी बंद नहीं हुए। कोई बोला, ये खराब माल कम से कम अपनी औकात तो जानता है। गुस्से में मैंने उन सब पर चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम लोग। तुम जैसे अज्ञानी लोग मेरी नजर में वाई किंगसू के एक पंख के बराबर भी नहीं हो। वह एक एंशियंट बीस्ट है। गोल्डन क्रो, तुम जैसे साधारण बीस्ट्स उसकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन उसी समय, क्योंकि पैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था, मैजिक फॉर्मेशन टूटने लगी।
अगर ये गायब हो जाती तो मुझे सामने खड़ी इस लड़की के साथ पैक्ट करने का मौका फिर कभी नहीं मिलता। मैंने पिंजरे में बंद वाई किंगसू की तरफ देखा, फिर एक छोटा सा चाकू निकाला और अपनी कलाई पर कट लगा लिया। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ पैक्ट नहीं करना चाहती तो मैं यहीं मर जाऊंगा। ये देखकर वाई किंगसू तुरंत आगे झपटी और मेरी चोट को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह घबराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने लो रैंक बीस्ट का खून होने के बावजूद मुझे स्वीकार किया। और तुम? मैंने धीरे से पूछा। वाई किंगसू फुसफुसाई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिंदगी में भी और मौत में भी। अब मैं तुम्हारी हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, आसमान की तरफ एक चमकदार रोशनी का स्तंभ फूट पड़ा और पैक्ट पूरा हो गया। डायरेक्टर निराशा में घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, सब खत्म हो गया। मैं वाई किंगसू का हाथ पकड़े खड़ा था। उसके काले पंख गिरने लगे और फिर दोबारा जुड़कर एक नई गहरी काली पोशाक में बदल गए। वह ड्रेस उसके नाजुक शरीर को लपेटते हुए उसकी खूबसूरत आकृति को और उभार रही थी। उसकी गहरी काली आंखों के बीच सुनहरी चमक ऐसे जगमगा रही थी जैसे रात के आसमान के सबसे चमकीले तारे, और सुनहरी आग की लपटें उसके चेहरे को ऐसी सुंदरता दे रही थीं जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वाई किंगसू ने धीरे से सिर उठाया और अपने दिल में एक मजबूत फैसला कर लिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए मुझे सौंप देगी, बिना किसी पछतावे के। अगर इसी पल मैं उससे मरने को भी कह देता तो वह एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाती। वह उठी और पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। भीड़ की हैरान निगाहों के सामने वह पिंजरा कुछ ही सेकंड में पिघल गया और उसकी कैद तुरंत खत्म हो गई। सूरज जैसी चमकती सुनहरी आग ने उस अंधेरे को मिटा दिया जो इतने समय से उसके दिल पर छाया हुआ था। दर्शकों में बैठे हर व्यक्ति को अचानक लगा कि आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया है। ये साफ तौर पर गर्मी का मौसम नहीं था, लेकिन गर्मी भाप के स्नान जैसी घुटन भरी हो गई थी। उस पल वाई किंगसू इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। लियोरुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी मुट्ठियां उकस गईं। उसने दांत भींचकर कहा, आज जो तुमने किया है उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मैंने बस हल्की मुस्कान दी। वाई किंगसू का हाथ पकड़ा और एवेकनिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। यह देखकर लियोरुयन अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और तुरंत एक सफेद टाइगर में बदल गई। उसने मुंह खोलकर मुझ पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। बगल में खड़े डायरेक्टर और टीचर्स घबराकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभी अभी अवेकेंड होने के बावजूद एस रैंक का व्हाइट टाइगर एक एलीट फाइटर जितनी ताकत रखता है और आम इंसान के पास उससे लड़ने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। लियोरुयन ऐसे पीछे फेंकी गई जैसे किसी पतंग की डोर काट दी गई हो और वह जोर से जमीन पर जा गिरी। भीड़ यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई और सब मुझे अविश्वास से देखने लगे, क्योंकि अभी एक पल पहले ही वाई किंगसू ने बस हवा में हाथ बढ़ाया था, उड़ती हुई लियोरुयान को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया था। वाई किंगसू की इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि लियोरुयान एक एस रैंक फियरस बीस्ट थी। वाई किंगसू मेरे सामने खड़ी हो गई और ठंडी आवाज में बोली, मैं तुम्हें ब्रदर किनफेंग पर हमला करने की इजाजत नहीं दूंगी। उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी और उसके शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अटूट दृढ़ता थी। एस रैंक से भी कहीं ऊपर की एक प्राचीन औंदरा सबके दिमाग में फैल गई और लोगों के दिल की धड़कन तक धीमी हो गई। मैंने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और मेरे दिल में एक गर्माहट भर गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो अब यहां से चलते हैं, इन लोगों की तरफ ध्यान मत दो। वह आज्ञाकारी तरीके से मेरे सीने से लग गई और हम धीरे धीरे ट्यानी एकेडमी से बाहर निकल गए, जबकि बाकी छात्र अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। किसी ने कहा, लियोरियन हार गई, लेकिन वह तो लो लेवल बीस्ट थी ना, फिर इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? एसएसएस रैंक बीस्ट सच में किसी दूसरी ही दुनिया की चीज है। ये तो पागलपन है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं भी एसएसएस रैंक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। जमीन पर गिरी लियोरुयन की काली सफेद फर गायब हो गई और वह फिर से इंसान बन गई। वह मन ही मन सोच रही थी, किनफेंग यानी वाई किंगशू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी एक साधारण दिखने वाला यंग मास्टर जो साधारण कपड़ों में था उसके पास आया और हाथ बढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? मेरा नाम स्कोइंग है। मेरा टैलेंट सिर्फ अनलिमिटेड रीइंबर्समेंट है। लियोरियन ने घृणा से उसकी तरफ देखा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह मुस्कुराई और बोली, अगर तुम किन फेंग और वाई किंगसू को खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हो तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। स्कोइंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सोचने के बाद मान गया।
अगर यह कोई असली एसएसएस रैंक प्रोडीजी होता तो वह कभी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक ऐसा प्रोडीजी जो किसी बेकार बीस्ट से जुड़ा हो, चाहे वह जीनियस ही क्यों ना हो, आखिर में कचरा ही होता है। इसलिए उसने बिना झिझक मान लिया, और इन सब बातों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं वाई किंगसू के साथ पत्थरों से बने एक छोटे रास्ते पर टहल रहा था। मैंने कहा, कल सुबह मत भूलना, हमें बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में जाकर सर्टिफिकेशन करवाना है। वाई किंगसू ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी भरी थी। वह मुझसे पूछना चाहती थी, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? क्योंकि वह सच में अपने माता पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आखिर में वह यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जैसा उम्मीद थी, घर में कदम रखते ही उसकी मां ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर स्वागत किया। मनहूस लड़की, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया किस लिए, और तू निकली लो रैंक की फियरस बीस्ट। मैं तो सोचती थी तू इतनी खूबसूरत है कि तेरे अंदर कोई फेलाइन बीस्ट जागेगी और हम तुझे अच्छे दाम में बेच सकेंगे। यही है तेरा शुक्रिया? वाई किंगसू ने अपने लाल पड़े गाल को पकड़ते हुए समझाने की कोशिश की। न नहीं, ऐसा नहीं है। तभी उसका छोटा भाई वाई कियन उसके पास खड़ा रोने लगा। चौहान के लोग तुम्हें पकड़कर क्यों नहीं ले गए? माँ, इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वाई किंगसू कुछ और कहना चाहती थी। माँ, लेकिन उसकी माँ गुस्से से चिल्लाई। कौन सी माँ? अगर मुझे पता होता तो उस वक्त तुझे कभी घर ही नहीं लाती। तू किसे बेवकूफ बना रही है? तेरे जैसी बेकार फियरस बीस्ट के साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कहीं तू भाग तो नहीं गई? वाई कैन भी बोला, माँ जल्दी पुलिस को फोन करो, नहीं तो ये गंदी चुड़ैल फियरस बीस्ट बनकर हमें ही खा जाएगी। अपने ही परिवार को देखकर वाई किंगसू का चेहरा कड़वाहट से मुड़ गया और वह खुद पर हंसते हुए बोली, तो तुम्हारी नजर में मैं इतनी घृणित हूं? उसकी मां गुस्से से बोली, नालायक, तू भागकर सिर्फ हमें मुसीबत में डालना चाहती है। इतना कहकर मिसेस वाई ने जेब से फोन निकाला। मैं अभी चौन वालों को बुलाती हूं कि वे आकर तुझे पकड़ कर ले जाएं। चौहान का नाम सुनते ही वाई किंगसू घबरा गई। उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन अगर इससे किन फेंक को परेशानी होती तो वह मरकर भी खुद को माफ नहीं कर पाती। वह घबराकर आगे बढ़ी। माँ, ऐसा मत करो, मैं बड़े भाई किन फेंक को परेशानी नहीं देना चाहती। लेकिन उसकी मां का चेहरा नफरत से विकृत हो गया और वह चिल्लाई, ओ हो, तो तूने बाहर कोई आदमी ढूंढ लिया है, छोटी कमीनी। उसने हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश की। वाई किंगसू ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उम्मीद की हुई चोट नहीं आई। तभी किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई, आह, बदतमीज औरत, क्या कर रही हो? यह आवाज सुनते ही वाई किंगसू ने आंखें खोली और सामने उसी इंसान को देखा जिसके बारे में वह सपने देखती थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या तुम सच में इस तरह के परिवार के पास वापस आना चाहती थी बजाय मेरे साथ आने के? वाई किंगसू घबरा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह जल्दी से समझाने लगी, मुझे बस डर था कि कहीं मैं तुम्हें परेशान न कर दूं। मैंने उसका पतला गोरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई परेशानी नहीं है, आखिर तुम मेरी पार्टनर हो। भाई किंगसू की आंखों के कोनों में आंसू चमकने लगे। भाई किनफेक, धन्यवाद, सच में धन्यवाद। उसने आंसू पोंछे और शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश महसूस कर रही थी। तभी उसकी मां गुस्से से चिल्लाई, हरामी लड़के, तू उसका हाथ कब तक पकड़े रहेगा? उसका शरीर अचानक फूलने लगा और अगले ही पल वह एक पैंथर में बदल गई और अपने तेज पंजे उठाकर गर्जी, मैं तुझे मार डालूंगी कमीने लड़के। लेकिन अगले ही सेकंड एक सुनहरी चमक वाला हाथ उसे जोर से उछालकर दूर फेंक चुका था और वह जमीन पर कई बार लुढ़कते हुए जाकर रुकी। वाई किंगसू की सुनहरी आंखें ठंडी चमक रही थीं और उसके काले पंख हवा में घूमते हुए फैल गए। वह अब उतनी कमजोर नहीं लग रही थी। जमीन पर पड़ी औरत ने कांपते हुए उंगली उठाई और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बेहद डरावनी मौजूदगी के सामने खड़ी हो। उसकी ताकतवर चीता ब्लड लाइन डर से कांप रही थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह तो बस एक घटिया फियरस बीस्ट है, यह मुझ पर कैसे हावी हो सकती है? वह उठने की कोशिश करती रही, लेकिन जितना ज्यादा वह विरोध करती उतना ही दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वह हिलने डुलने की ताकत भी खो बैठी। मैंने प्यार से वाई किंगसू की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? वाई किंगसू ने बिना एक पल सोचे आज्ञाकारी तरीके से सिर हिला दिया। मेरा घर शहर के बाहरी इलाके में था, वाई किंगसू के घर से भी काफी दूर। इस तरह के शहरों में जो जितना केंद्र के पास रहता है उसका दर्जा उतना ऊंचा होता है, और जो जितना दूर होता है उसका दर्जा उतना ही नीचे। और क्योंकि मेरे पिछले शरीर का मालिक एक अनाथ था, उसकी स्थिति समझना आसान था। थोड़ी देर चलने के बाद मैं रुका और ऊपर उस विशाल पुल की तरफ देखा जो बादलों तक जाता हुआ लगता था।
इसी विशाल पुल की वजह से इंसान बाहरी खतरों से अपनी रक्षा कर पाते हैं। उस ऊंची दीवार के पार जंगली बीस्ट्स रहते हैं जो अपनी समझ खो चुके हैं, साथ ही डीमंस भी, और ऐसी भयानक आपदाएं जिनके सामने इंसानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है। ऐसी क्रीचर्स जिन्हें सिर्फ बीस्ट मास्टर्स और उनकी फियरस बीस्ट्स ही खत्म कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम मेरे घर पहुंच गए। मैंने वाई किंगसू की तरफ देखा जो घबराहट में इधर उधर हिल रही थी, तो मैं मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैं अनाथ हूं और अकेला रहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वाई किंगसू ने सिर झुका लिया और उसके गाल हल्के लाल हो गए। एक लड़का और एक लड़की अकेले एक कमरे में, ये सोचते सोचते उसका नाजुक चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसके सिर से ऐसे भाप निकलने लगी जैसे कोई इंजन हो। वह सोच रही थी कि उसने आज बहुत साधारण कपड़े पहने हैं, काश उसने कुछ ज्यादा सुंदर पहन लिया होता। लेकिन जैसे ही वह उम्मीदों से भरी अंदर कदम रखी, वह अचानक जम गई। मैं भी चुप रह गया। पूरा कमरा कूड़े कचरे से भरा हुआ था, हर तरफ भयानक अव्यवस्था थी। यकीन करना मुश्किल था कि यहां कोई रहता भी है। तभी मुझे याद आया कि यह मेरे पिछले शरीर के मालिक का कमरा था। मैंने सिर खुजाते हुए हंसकर कहा, अरे, थोड़ा बिखरा हुआ है ना? लेकिन वाई किंगसू ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं सफाई कर देती हूँ। मैंने सिर हिलाकर कहा, तो फिर मैं खाना बना देता हूँ। लेकिन वाई किंगसू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे करने दो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मुझे मानना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं था। मैंने अपने टैलेंट्स को देखना शुरू किया जिन्हें अवेकनिंग के बाद ठीक से नहीं देखा था। जैसे ही मैंने ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स टैलेंट एक्टिवेट किया, मेरी आंखों के सामने एक पुराना सा डेटा पैनल दिखाई दिया। नेम किनफेंग, लेवल 9 रैंक 0, टैलेंट ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स एसएसएस रैंक, यूनिवर्सल अफिनिटी एसएसएस रैंक, ओरिजिनल रेजोनेंस एसएसएस रैंक। जैसा मैंने सोचा था, मेरे पास सच में दो और टैलेंट्स थे, बस टेस्ट स्फीयर टूट जाने की वजह से पहले दिखाई नहीं दिए थे। ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स हर चीज की असली प्रकृति को डेटा के रूप में दिखाता है। यूनिवर्सल अफिनिटी के 3 इफेक्ट्स हैं। पहला, हार्मोनाइजेशन, यानी सभी फियरस बीस्ट्स के साथ 100% परफेक्ट कंपैटिबिलिटी। दूसरा, अनलिमिटेड पैक्ट कंट्रोल, यानी जितने चाहे पैक्ट साइन कर सकते हो। और तीसरा, रिटर्न मॉडल, यानी जिनके साथ तुमने पैक्ट किया है उनसे तुम्हें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अपनी जानकारी देखने के बाद मेरी नजर रसोई में काम कर रही वाई किंगसू पर गई। अगले ही पल उसके बारे में एक पुरानी सी इंटरफेस मेरी आंखों के सामने दिखाई दी। वाई किंगसू, फियरस बीस्ट ब्लड लाइन, 3 लेगेड गोल्डन क्रो, स्थिति ओरिजिनल एसेंस, गंभीर रूप से खत्म। ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स टैलेंट के असर से रिकवरी बहुत धीमी है, फिलहाल अस्थायी रूप से बी रैंक पर। टैलेंट फायर इम्यूनिटी एसएसएस रैंक, यानी हर तरह के फायर डैमेज से पूरी इम्यूनिटी। फायर कंट्रोल एस रैंक, जिससे वह अपनी इच्छा से आग को नियंत्रित कर सकती है, शक्ति को केंद्रित कर सकती है और अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। यह देखकर मैंने गहरी सांस ली। ओरिजिनल एसेंस इतनी बुरी तरह खत्म होने के बावजूद उसके पास एक एस 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 टैलेंट और एक एस टैलेंट था। आमतौर पर बी रैंक फियरस बीस्ट ब्लड लाइन वाली लड़की के पास ज्यादा से ज्यादा ए रैंक टैलेंट होता है। उनमें से भी बहुत कम, लगभग 1 करोड़ में एक, एस रैंक तक पहुंच पाती है। अगर उसकी ब्लड लाइन कभी एस एस रैंक तक पहुंच गई तो वह सचमुच पागलपन होगा, क्योंकि 3 लेग्ड गोल्डन क्रो प्राचीन सूर्य का अवतार मानी जाने वाली बेहद ताकतवर बीस्ट है। सिर्फ फायर इम्यूनिटी के साथ ही वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और हर फायर टाइप मॉन्स्टर की दुश्मन है। सच में मेरा चुनाव गलत नहीं था। फिर मैंने देखा कि वाई किंगसू के साथ पैक्ट से मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। 5% फायर डैमेज इम्यूनिटी, फायर कंट्रोल में थोड़ी मास्टरसी और मेरी ताकत में बढ़ोतरी। भले ही ये कमजोर वर्जन्स थे, लेकिन फिर भी आसमान से गिरे किसी बड़े बोनस से कम नहीं थे। अब आखिरकार मेरे पास खुद को बचाने की ताकत थी। थककर मैं सोफे पर गिर पड़ा। तभी मुझे अपने नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ। हाथ डालकर देखा तो वह केंगची प्रोफेशन का एक गाइड बुक था। सीधी भाषा में कहें तो केंगची वह लोग होते हैं जो माइनिंग मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे अपनी पिछली जिंदगी की समझ से समझाऊं तो ये कुछ कुछ रून्स जैसे होते हैं। लड़ाई के दौरान वे इन स्पिरिचुअल मार्क्स को खींचकर ऐसी ताकतें इस्तेमाल करते हैं जो आम समझ से परे होती हैं। और जब वे किसी फियरस बीस्ट गर्ल के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी ताकत और भी भयानक हो जाती है। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने आंखें बंद की, हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ड्राइंग करने लगा। बिना महसूस किए मेरी उंगलियों के सिरे पर स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होने लगी।
जैसे जैसे मेरी उंगलियां चलती गईं, हल्की नीली रेखाएं फैलती गईं और आखिर में एक फ्लेम शेप्ड स्पिरिचुअल मार्क बन गया। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से कर पाऊंगा। पास में वाई किंगसू ने हलचल महसूस की और काम रोक कर मुझे देखने लगी। वह चुपचाप खड़ी थी, छोटे हाथों से अपना मुंह ढके हुए ताकि मुझे डिस्टर्ब न करे। अचानक वह फ्लेम मार्क मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि मेरी मौजूदा स्पिरिचुअल एनर्जी उसे संभालने के लिए काफी नहीं थी। मुझे लगा अभी घर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन उसी पल आग की लपटें एक मुड़ते हुए ड्रैगन में बदल गईं। वह एक छोटे सांप की तरह वाई किंगसू की उंगली के चारों ओर लिपट गया और फिर गायब हो गया। वाई किंगसू उत्साह से बोली, ब्रोदर किनफेंग, तुम तो कमाल हो, तो तुम केनकची भी हो। वह दौड़कर मेरे पास आ गई। उसकी आंखों में दिल बने हुए थे और चेहरे पर साफ साफ पूजा जैसी प्रशंसा थी। मैं समझाने ही वाला था कि मैंने तो बस किताब में जो देखा वही नकल करने की कोशिश की है और मैं अभी असली केंगची से बहुत दूर हूं, लेकिन वाई किंगसू पहले ही बोल पड़ी, ब्रदर किनफेंग, क्या तुम मुझ पर भी मार्क बनाओगे? ये कहते समय उसके गाल लाल हो गए और वह धीरे से बोली, मैं थोड़ी शर्मीली हूं, प्लीज धीरे करना। ये देखकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह जम गया। फिर समझते ही मैंने किताब से हल्का सा उसके माथे पर टपकिया और कहा, पगली, मुझे मार्किंग की बेसिक भी नहीं आती। मैं तुम्हारे लिए मार्क कैसे बना सकता हूं? जल्दी से कपड़े पहन लो। वाई किंगसू का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके चेहरे पर थोड़ा सा अफसोस भी झलक गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ऐसा है तो ब्रदर किनफेंग ने अभी फ्लेम स्पिरिचुअल मार्क कैसे बना दिया? क्या यह सच में पहली बार था? उसने हैरानी से पूछा। तो मैंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ किताबें पढ़ी थी, सोचा कोशिश करके देखूं, और पता नहीं कैसे लेकिन बन गया। अभी भी वह एहसास मेरे दिमाग में साफ है, जैसे मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। वाई किंगसू ने दोनों हाथों से अपना छोटा मुंह ढक लिया और अविश्वास से मुझे देखने लगी। मैं भी कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर वह संभली, जमीन से कपड़े उठाए और जल्दी से रसोई में भाग गई। ये लड़की सच में बहुत मासूम है, उसे जरा भी सावधानी नहीं है। डर लगता है कि कोई भी आदमी जो उससे थोड़ा भी अच्छा व्यवहार करे, वह उस पर भरोसा कर लेगी। लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। अभी वह मुझे अपना रक्षक मानती है, इसलिए मैं उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। तभी अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। मैंने सिर उठाकर देखा कि वाई किंगसू मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी और उसकी पीठ पर कुछ उभर रहा था। वह किसी डायग्राम जैसा था, पूरी तरह साफ मार्ग नहीं था, लेकिन मैंने उसे ध्यान से याद कर लिया। उसी समय शहर के एक विशाल अर्धवृत्ताकार भवन में, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला था, प्रीवन एसोसिएशन स्थित थी। चाहे एवेल्युएशन हो, मिशंस लेना हो, इक्विपमेंट एक्सचेंज करना हो या टैलेंट रिक्रूटमेंट, प्रीवन से जुड़ी हर चीज इसी एसोसिएशन के जिम्मे थी। इस समय एसोसिएशन के दरवाजों के अंदर अनगिनत युवा लड़के लड़कियां प्रवेश कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एवेल्युएशन। क्विंकन शहर के सभी बड़े सेकेंडरी स्कूल्स की फाइनल एवेल्युएशन यहीं होती थी और उसके परिणाम एसोसिएशन की ऑफिशियल साइट पर दर्ज होते थे। बड़े मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग देश और कई यूनिवर्सिटीज इन्हें देखते थे और अच्छे रिजल्ट्स वाले प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत इनविटेशंस भेजते थे। इसलिए उस दिन प्रिवेन एसोसिएशन साल के सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता था। अगर पूछो सबसे व्यस्त दिन कौन सा होता है, तो वह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एवेल्युएशन का दिन होता है, क्योंकि हायर स्टडीज खत्म होने के बाद नौकरी तय होती है। लेकिन सेकेंडरी एवेल्युएशन ये तय करती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। असल में सेकेंडरी एवेल्युएशन ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब यह एवेल्युएशन खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति को जूनियर प्रिवेन एजेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस समय मुझे एसोसिएशन से हर महीने एक सब्सिडी मिलने वाली थी, इसलिए मैं काफ़ी उत्साहित था। आखिर अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कोई इनकम भी नहीं है। अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो सच में सड़क पर आ जाऊंगा। मैंने वाई किंगसू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं। किंगसू ने सिर हिलाया। ठीक है ब्रदर किनफेंग, मैंने हंसते हुए कहा, हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है। तुम्हें मुझे ब्रदर कहने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे मेरा नाम ले सकती हो। किंगसू थोड़ी झेंप गई और बोली, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, तो फिर आज से मैं तुम्हें ब्रदर किन कहूंगी और तुम मुझे किंगसू कह सकते हो। ये कहते हुए उसने शर्म से सिर झुका लिया। पता नहीं वह मेरा नाम लेने की वजह से लाल हो गई थी या किसी और कारण से। हम दोनों एसोसिएशन के हॉल में अंदर चले गए। हॉल के बीच में एक रिसेप्शन डेस्क था, जहां एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके सिर पर बिल्ली जैसे कान थे। वह एक फीलाइन बीस्ट गर्ल लग रही थी और काफी प्यारी थी। वह मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप इवैल्यूएशन के लिए पहले से रजिस्टर्ड हैं? मैंने कहा, नहीं, अभी रजिस्टर कर दीजिए। उसने पूछा, आपका नाम और लेवल?
मैंने जवाब दिया। किनफेंग लेवल 9, मेरी पार्टनर वाई किंगशु लेवल 7, फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन, 3 लेगेड गोल्डन क्रो। मैंने पहले ही जांच लिया था कि इस दुनिया में गोल्डन क्रो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में टाइप करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई, क्योंकि सिस्टम में 3 लेग्ड गोल्डन क्रो नाम की कोई बिस्ट दर्ज नहीं थी। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसकी बिल्ली जैसी पूंछ खड़ी हो गई। वह अनजाने में चिल्ला पड़ी, लो रैंक फियर्स बीस्ट। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत ध्यान देने लगे। कोई बोला, लो रैंक बीस्ट यहां क्या कर रही है, इसे तो बंद होना चाहिए। दूसरा बोला, अगर यह किसी को काट ले तो, अगर पागल हो जाए तो। कोई कह रहा था, बेहतर है पुलिस बुला लो। इस तरह की फुसफुसाहटें फैलने लगीं। तभी मुझे समझ आया कि इस दुनिया में लगभग सभी फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन्स का रिकॉर्ड है, और जिनका नहीं है उन्हें ऑटोमेटिकली लो रैंक बीस्ट मान लिया जाता है। भीड़ की बातें सुनकर वाई किंगसू उदास होकर सिर झुकाकर मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी हल्की गर्म मौजूदगी महसूस करते हुए मैंने नाराज होकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम डेटाबेस में नहीं है, आप उसे लो रैंक बीस्ट कह रही हैं? क्या यह थोड़ा ज्यादा घमंड नहीं है? रिसेप्शनिस्ट तुरंत झुक गई और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कीजिए, ये मेरी गलती थी। उसकी बीस्ट ब्लड लाइन का रैंक क्या है? उसने सावधानी से वाई किंगसू की तरफ देखा, जो सिर झुकाए मेरे पास खड़ी थी, इसलिए मैंने ही उसकी जगह जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देती हूं। उसे पता था कि लो रैंक बीस्ट के साथ पैक्ट करने की क्षमता सिर्फ एस रैंक या उससे ऊपर के बीस्ट मास्टर्स में होती है, और इतनी कम उम्र में ऐसा टैलेंट। साफ था कि मैं वही एस रैंक बीस्ट मास्टर हूं जिसकी चर्चा हो रही थी। चाहे भविष्य में मेरा क्या हो, एक साधारण रिसेप्शनिस्ट के लिए मुझसे दुश्मनी लेना सही नहीं था, लेकिन साफ था कि कुछ लोग इतनी सी बात नहीं समझते। तभी एक आवाज आई, अरे ये तो हमारा जीनियस है, क्या कर रहे हो यहां इस बेकार लो रैंक बीस्ट के साथ? लियोरुयन धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई और मजाक उड़ाने लगी। उसकी बात सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, एस एस रैंक बीस्ट मास्टर? क्या सच में? क्या वह अफवाह सच है कि एस रैंक जीनियस ने लो रैंक बीस्ट के साथ पाक्ट कर लिया? तुम्हें नहीं पता, यह कल टीनी एकेडमी में हुआ था। इतना बड़ा टैलेंट बर्बाद कर दिया इस बेकार क्रिएचर पर। कितना बेवकूफ है, अब तो वह खुद भी बेकार हो गया। तुरंत ही असंख्य नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ में शक, कुछ में मजाक और कुछ में जहरीली खुशी थी। कोई बोला, अरे ये वही लड़की है ना जो स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। दूसरे ने गंदी नजरों से वाई किंगसू को देखते हुए कहा, तो यह है उसकी असली कीमत, सुंदरता। किसी ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। यह सुनकर वाई किंगसू ने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा ठंडा हो गया और हवा जैसे जम गई। वह बोली, तुम लोग मेरे बारे में जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरे प्रिय के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं है। लियोरुयन ने मुंह पर हाथ रखकर नकली हंसी दबाई और घमंड से बोली, लगता है तुम्हें अच्छे से ट्रेन किया गया है ना? वाई किंगशु गुस्से में जवाब देने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। मुझे शांत देखकर भीड़ का तिरस्कार और बढ़ गया। कोई बोला, निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहेगा। दूसरा बोला, चुप रहो, वह एस रैंक बीस्ट मास्टर है। तो क्या हुआ? भीड़ के ताने सुनकर लियोरुयान के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहती थी, और यह तो बस शुरुआत थी। उसके मन में जलन थी। तुम पछताओगे कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया। तभी मेरी आंखें हल्के से चमक उठी। मैंने भीड़ में खड़े लोगों की तरफ देखा और एक एक का नाम लेकर पुकारा, टंगमिंग, ल्यूयिंग, झोली। लोग घबरा गए। ये क्या कर रहा है? इसे मेरा नाम कैसे पता? मेरी आंखों की चमक देखकर भीड़ को लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तैयार रहो तुम सब। इवैल्यूएशन खत्म होने के बाद तुम सबको इनविटेशन मिलेगा, ड्यूअल का इनविटेशन। मैं मुस्कुराते हुए बोला, जब कोई बिगिनर बीस्ट मास्टर बन जाता है तो ड्यूअल इनविटेशन को मना नहीं किया जा सकता। अगर मना किया तो तुम्हारे इवैल्यूएशन रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। यह नियम है। यह नियम खास तौर पर घमंडी ग्रेजुएट्स को सबक सिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि वे लड़ाई से भाग न सकें। मुझे नहीं पता ऐसा अजीब नियम क्यों है, लेकिन यह इन बदतमीज लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका था। यह सुनकर भीड़ ठाके लगाने लगी। यह पागल हो गया है क्या? क्या सच में हम सबको एक एक करके चुनौती देगा? तभी लियोरुयन के पास खड़ा स्कूइंग जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, अभी क्या सुना मैंने? तू जैसे कचरे को लगता है कि वह हमें ड्यूअल में चुनौती देगा? मैंने शांत होकर पूछा, किसे कचरा कहा? स्कूइंग हंसते हुए बोला, तुझे, उसी कचरे को। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
अच्छा, तो एक कचरा मुझे कचरा कह रहा है? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मेरी बात समझते ही स्कूइंग गुस्से से पागल हो गया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लड़ना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें इतना लड़वाऊंगा कि तुम खुद ही थक कर गिर जाओगे। स्कोइंग मुस्कुराया और बोला, यह लड़का अब देखेगा, आखिर यह बस एक बेकार इंसान है। तो क्या हुआ अगर इसका टैलेंट एसएसएस रैंक का है और इसकी पार्टनर भी बहुत ताकतवर हो सकती है? अगर बीस्ट गर्ल ही बेकार हो तो सारी ताकत बेकार है। फिर उसने कहा, चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि यह कचरा किस स्टेज पर जाकर हारता है। यह कहते हुए वह और उसके साथी इवैल्यूएशन एरिया की तरफ बढ़ गए। उसी समय वाई किंगसू ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे प्रिय। माफ करना कि मैंने यह फैसला खुद ही ले लिया। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे प्रिय का फैसला ही मेरा फैसला है, और सच कहूं तो मैं भी उन सबको सबक सिखाना चाहती हूं जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा। मैंने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और कहा, हम दोनों मिलकर उनका हिसाब बराबर करेंगे और उन्हें ऐसा सबक देंगे कि उनकी साल भर की पढ़ाई भी बेकार हो जाए। उसी समय बीस्ट मास्टर एसोसिएशन के एक ऊंचे मंच पर 3 लोग शानदार सीटों पर बैठे थे। उनमें से एक क्विंकन शहर का वाइस गवर्नर ल्यूडे था। वह बाकी 2 लोगों से बात कर रहा था। कमांडर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज शहर की एकेडमी का एनुअल ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन है और इस साल कई प्रॉमिसिंग युवा मौजूद हैं। तभी जंगमिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ सम्मान से मुड़कर बोला, मास्टर, क्या कोई खास ग्रुप है जिसे आप देखना चाहते हैं? उधर का हिस्सा काफी लाइवली लग रहा है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया, थोड़ा सोचा और इवैल्यूएशन फील्ड के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा किया। ल्यूड तुरंत खड़ा हो गया और रास्ता दिखाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल वहीं। वहां एक लड़की है जिसकी फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन एस रैंक की है। मुझे यकीन है आपको निराशा नहीं होगी। बाहर से ल्यूडे शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिल उथल पुथल कर रहा था, क्योंकि कमांडर लुएनमिंग उत्तरी सीमा का कमांडर था और उसके अधीन हजारों बीस्ट मास्टर्स थे। उसकी ताकत और हैसियत ल्यूड जैसे नाम मात्र के वाइस गवर्नर से कई गुना ज्यादा थी, और ऐसा आदमी भी सामने बैठे बूढ़े को मास्टर कहकर सम्मान दे रहा था। इसे साफ था कि वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब तीनों मुख्य इवैल्यूएशन एरिया में पहुंचे, तब तक दूसरी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। घोषणा हुई, मिलियन ने चौथा स्टेज पास कर लिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल स्कोर। घोषणा के बाद दोनों पार्टिसिपेंट्स मैदान से हट गए और फिर लियोरुयन और स्कूलिन आगे आए। स्कूलिन लेवल 7 बीस्ट मास्टर टैलेंट क्लास बी लियोरुयन, लेवल 8 रैंक 0 फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन रैंक एस नेदर वाइट टाइगर। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये वही जीनियस है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? नेदर वाइट टाइगर? बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, बस इसका बीस्ट मास्टर थोड़ा कमजोर है। लुएन मिंग हल्का मुस्कुराया, लेकिन सफेद बालों वाले बूढ़े को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, इस इवैल्यूएशन फील्ड के आसपास इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? और ये सब स्टूडेंट्स ही लग रहे हैं। इन्हें तो अपनी इवैल्यूएशन की तैयारी करनी चाहिए। उधर मैदान में परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उनके लेवल को देखते हुए शुरुआती स्टेजेस छोड़ दिए गए और सीधे 7वें स्टेज से शुरुआत हुई। एक लोहे का गेट खुला और उससे 2 से 3 मीटर ऊंचा एक विशाल भालू बाहर निकला, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब चीज थी। उसकी पीठ से 3 मोटे सांप उग रहे थे, जिनके दांतों से गहरा बैंगनी जहर टपक रहा था। यह 3 सरपेंट बियर था। लियोरुयान ने बिना झिझक तुरंत नेदर वाइट टाइगर में बदलकर उस पर हमला कर दिया। 3 सरपेंट बेयर भी उसकी तरफ दौड़ा। अचानक चमकदार रोशनी फैली और दोनों आमने सामने भिड़ गए। लियोरुयन के तेज पंजों ने हवा को चीर दिया और एक घुमावदार वार भालू की गर्दन पर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसने जीत लिया है, भालू की पीठ से निकले सांप अचानक आगे बढ़े और उसे जकड़ लिया। उसी समय 3 सरपेंट बियर के विशाल पंजे जोर से उसके शरीर पर गिरे। लियोरुयान की आंखों में चमक आई। उसी पल शौलिन चिल्लाया, रुयानट, मैं मदद करता हूं। उसने अपनी बड़ी स्पिरिचुअल माचिते उठाई और एक सांप के सिर पर वार कर दिया। स्वाश! एक सांप का सिर कटकर गिर गया, लेकिन स्कूलिन खुश हो पाता उससे पहले ही बाकी 2 सांप गोली की रफ्तार से उसकी तरफ लपके। एक ने उसे कसकर जकड़ लिया, जबकि दूसरा उसे काटने ही वाला था। स्कूलिन घबराकर चिल्लाया, रुयंट, बचाओ मुझे! उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दैत्य पहले लियोरुयन को छोड़कर सीधे उसे मारने आएगा। लियोरुयन गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफ, किसने कहा था मदद करने को? उसके शरीर से काली औंदरा निकलने लगी। उसने भालू के हमले को रोकते हुए उसकी गर्दन को पूरी ताकत से फाड़ दिया। क्रैक की आवाज आई और भालू की गर्दन टूट गई। खून हर तरफ फैल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
स्कूलिन को जहर वाले सांप ने काट लिया था। उसकी हालत गंभीर हो गई और वह लड़ाई जारी नहीं रख सका, जिसका मतलब था कि अगला स्टेज फेल हो गया। दर्शकों में बैठे लोग बातें करने लगे, क्या बेकार लड़ाई थी। यह बीस्ट मास्टर तो पूरी तरह मूर्ख है, इसे पीछे रहकर सपोर्ट करना चाहिए था। इस लड़की की एस रैंक ब्लड लाइन भी बेकार हो गई, 7वें स्टेज पर ही रुक गई। हंसी आती है, कोई बोला। उसका इक्विपमेंट तो अच्छा दिख रहा है, शायद थोड़ी ताकत हो, दूसरे ने कहा। अच्छे इक्विपमेंट का क्या फायदा, असली बात है उसे इस्तेमाल करने वाला कौन है। बस एक अमीर बेवकूफ है। इस दुनिया में अमीर लोगों से जलने वालों की कभी कमी नहीं रही, खासकर उन अमीर लड़कों से जिनकी ताकत उनके पैसे जितनी नहीं होती। लोग कह रहे थे, निकम्मा तो निकम्मा ही रहेगा। अच्छा हुआ कि यह अमीर है, नहीं तो इस रैंक ब्लड लाइन वाली जीनियस लड़की किसी ऐसे बेकार इंसान को क्यों पसंद करती। दर्शकों की ये बातें सुनकर लियोरुयन का गुस्सा और भी बढ़ गया। कमबख्त, तू यहां क्या करने आया था, लियोरुयन गुस्से से चिल्लाई। स्कूलिन थोड़ा झेंपते हुए बोला, मैंने देखा कि तुम वहां खतरे में थी। असल में वह मौका अच्छा था। सच कहें तो वह उसे प्रभावित करना भी चाहता था, लेकिन उस दैत्य ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने सफाई दी, अगर इवैल्यूएशन में ओवर इक्विपमेंट की मनाही न होती तो मैं इतने कम रिसोर्सेज के साथ इस टेस्ट में आता ही नहीं। लियोरुयान फट पड़ी, चुप रहो, इतनी सी बीस्ट से मैं खुद नहीं निपट सकती क्या। तुम जैसे बीस्ट मास्टर जिसके पास कोई असली कॉम्बैट एबिलिटी नहीं, आखिर काम क्या है तुम्हारा। अब तुम्हारी वजह से मेरा स्कोर 7वें लेवल पर अटक गया। स्कूलिन घबरा कर बोला, मैं मेरा वो मतलब नहीं था। तभी घोषणा गूंजी, लियोरुयन लेवल 7 इवेल्युएशन फेल्ड। यह सुनते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उधर मेडिकल स्टाफ शोलिन को एंटीडोट का इंजेक्शन दे रहे थे। बीस्ट मास्टर एसोसिएशन सुरक्षा के मामले में काफी सख्त थी। जब तक मौत तुरंत न हो तब तक सब कुछ सुरक्षित सीमा में माना जाता था। इस दृश्य को सिर्फ दर्शक ही नहीं देख रहे थे, वीआईपी सीट्स में बैठे ल्यूड और बाकी लोग भी देख रहे थे। ल्यूड बोला, मास्टर ल्यू फुकट, यही वह प्रतिभाशाली लड़की है जिसके बारे में मैं बता रहा था। लेकिन बूढ़े ने हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखा, जिससे ल्यूड और असहज हो गया। वह जल्दी से बोला, असल में यह सब उस लड़के की गलती है। तभी कर्नल लुएनमिंग ने उसे रोक दिया। नहीं, उस लड़के की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लड़की के पास उसे बचाने का मौका था। उसने अपने साथी को बचाने के बजाय आखिरी वार करने की लालच में मौका छोड़ दिया। यही उसकी सबसे घातक गलती है। अगर यह असली बैटलफील्ड होता तो उसका पार्टनर पहले ही मर चुका होता। बिना बीस्ट मास्टर के फियर्स बीस्ट बस एक पागल जंगली जानवर रह जाती है, और बीस्ट की सुरक्षा के बिना बीस्ट मास्टर सिर्फ एक साधारण इंसान है। उसने आगे कहा, शायद उसने सोचा होगा कि वह 3 सरपेंट बियर को जल्दी मार देगी और खुद को बचा लेगी, लेकिन उसने अपनी ताकत को ज्यादा आंका और एक डेस्परेट बीस्ट के अंतिम हमले को कम आंका। इससे यह भी साफ है कि उसे बीस्ट्स के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज की भी कमी है। यह बहुत गंभीर समस्या है। कर्नल ने गहरी सांस ली। लड़ाई में अपने साथी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ल्यूडे जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वापस जाकर उसे अच्छी तरह डांटूंगा। लून मिंग ने ठंडी नजर से उसे देखा और चुप हो गया। तभी पास बैठे बूढ़े ने धीरे से कहा, लिटिल ल्यू, तुम एक बात भूल रहे हो। लून मिंग तुरंत आदर से बोला, मास्टर कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, इन दोनों ने शुरुआत से ही सिर्फ टेम्परेरी पैक्ट किया था। उनके बीच असली भरोसा था ही नहीं। ल्यूएनमिंग थोड़ा चौंक गया। टेम्परेरी पैक्ट? फिर उसने समझते हुए सिर हिलाया। सच तो यह था कि एस रैंक ब्लड लाइन वाले यंग बीस्ट मास्टर्स अक्सर किसी कमजोर व्यक्ति के साथ एक क्वालिटी पैक्ट नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी पैक्ट जीवन भर का होता है और उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, दोनों में से किसी एक की मौत। जबकि टेम्परेरी पैक्ट कभी भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन ल्यूएनमिंग को ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसके मास्टर ने इतनी आसानी से पैक्ट पहचान लिया। पैक्ट तो लगभग कानून जैसी शक्ति होती है। क्या मास्टर पहले ही उस लड़की से मिल चुके थे? ये सोचकर वह अंदर से हिल गया। तभी मैदान में घोषणा गूंजी, किनफेंग टैलेंट रैंक SSS लेवल 9 पार्टनर वाई किंगशू फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन 3 लेगेड गोल्डन क्रो रैंक B लेवल 7। घोषणा होते ही पूरा अरीना शोर से गूंज उठा। कई लोग चौंक कर बोले, क्या सच में? अरे यही वह लड़का है जिसके पास SSS टैलेंट है। 3 लेगेड गोल्डन क्रो, ये कौन सी बीस्ट है? लगता है कोई लो लेवल बीस्ट होगी, तभी नाम भी अजीब है। और वह B रैंक, पैक्ट के बाद भी बस इतना? आखिर इन्फीरियर तो इन्फीरियर ही रहता है, चाहे SSS का टैग लगा दो। SSS टैलेंट वाला जीनियस, और उसने पैक्ट कर लिया एक लो लेवल बीस्ट गर्ल से। इसका दिमाग खराब है क्या? जहां दर्शकों में शोर मचा था, वहीं लग्जरी बॉक्स में माहौल बर्फ जैसा ठंडा था।
कमांडर युजुमिन का चेहरा इतना काला हो गया जैसे अभी तूफान आने वाला हो। उसने ल्यूड को घूरते हुए कहा, डेप्यूटी मेयर ल्यूड, इसका क्या मतलब है? इतना बड़ा प्रतिभाशाली जीनियस यहाँ मौजूद है जिसकी कीमत सिर्फ इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी अलायंस के लिए है, और तुमने उसे एक इंफीरियर बीस्ट के साथ पैक्ट करने दिया। लियू एनमिंग भी गुस्से से बोला, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं थी? ल्यूडे पसीने पसीने हो गया। मुझे सच में नहीं पता था। इन दिनों मैं ब्रिगेड कमांडर के स्वागत की तैयारी में व्यस्त था। मुझे कैसे पता चलता कि शहर में ऐसा जीनियस पैदा हुआ है और उसने एक लो लेवल बीस्ट से पैक्ट कर लिया है। सच ये था कि कई कारण एक साथ हुए थे। लियोरियन की साजिश, टेन एकेडमी के डायरेक्टर द्वारा जानकारी छुपाना और समय की कमी, जिससे ल्यूड को कुछ पता ही नहीं चला। वह घबराकर बोला, मैं अभी फोन करके जानकारी लेता हूं। लेकिन बूढ़े ने उसे रोक दिया। अब जरूरत नहीं है। उस लड़के ने इक्वालिटी पैक्ट साइन किया है। वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बीस्ट गर्ल के साथ ऐसा पैक्ट कर सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। ल्यूड घबराकर बोला, लेकिन कुछ खास तरीके होते हैं। मैं कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग समझ गए कि वह क्या कहना चाहता है। लड़की को मार देना। इस बार ल्यूड चुप हो गया। उसके मन में यह विचार घूम रहा था कि एक लड़की की बलि देकर एसएसएस टैलेंट वाला जीनियस मिल जाए तो यह बुरा सौदा नहीं है। लेकिन ल्यूनमिंग गुस्से से फट पड़ा और गरज कर बोला, जरा कोशिश करके देखो। जब तक मैं यहां हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह अलायंस के कानून के खिलाफ है। अलायंस का कानून भले ही इसे मना करता हो, लेकिन सच में कितने देश इसका पालन करते हैं? इस दुनिया में असली मायने सिर्फ ताकत के हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन रखना भी एसएसएस रैंक बीस्ट के सिर्फ 1 मीटर के बराबर भी कीमत नहीं रखता। इसलिए ताकत हासिल करने के लिए हर देश चुपचाप गुप्त तरीके से बहुत कुछ करने को तैयार रहता है। ये बात सबको अच्छी तरह पता है, लेकिन ऐसी चीजें कभी भी किसी भी हालत में खुलेआम सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे उस समाज की स्थिरता हिल जाएगी जिसे हमने बड़ी मुश्किल से शांति में बनाए रखा है। असल में पिछले 10 सालों में धीरे धीरे कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उभर कर सामने आए हैं। वे पुराने पैक्ट का विरोध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराते हैं और पैक्ट से बंधे रहने से इनकार करते हैं। ग्रैंड नॉर्ड के ज्यादातर ऊंचे अधिकारी साफ साफ इनके खिलाफ हैं। ल्यूड के चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी और आखिर में उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ गया। एसएसएस रैंक बीस्ट मास्टर का मामला बहुत बड़ा होता है। इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुझे पढ़ना चाहिए। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर हालात पहले से ही उथल पुथल से भरे हुए हैं। बस उसके जैसे स्तर का व्यक्ति उन गहरे बहावों को देख नहीं सकता। मेरे सामने बैठा यह बूढ़ा आदमी, क्या वह सच में यहां यूं ही संयोग से आ गया है? आखिर उसने ऐसी अजीब मांग क्यों रखी? देश में सैकड़ों बड़े बड़े शहर हैं, फिर वह खास तौर पर इसी शहर में क्यों आया? सिर्फ इस बीमारी की वजह से? ल्यूड की नजर मैदान में खड़े उस युवक पर पड़ी। यह सोचकर कि उसकी बेटी कभी इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। साफ था कि दोनों के बीच झगड़ा हो चुका था और बिना ज्यादा सोचे वह समझ गया कि गलती उसकी बेटी की ही होगी। वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। पिछले कुछ सालों में उसने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। अब समय आ गया था कि उसे थोड़ा सख्ती से संभाला जाए। उसके भविष्य का जो भी हो, बेहतर यही है कि वह इस झंझट में न पड़े। उसने चुपचाप इवैल्यूएशन के बारे में अपना फैसला कर लिया। मैदान में एक विशालकाय भालू खड़ा था और उसके साथ 2 ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिनका शरीर इंसान जैसा लेकिन सिर सांप का था। उनके शरीर बहुत बड़े थे और उनकी सांप जैसी आंखें हरी चमक के साथ डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे दोनों मॉन्स्टर्स प्रकट हुए, पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। यह तो 7वीं परीक्षा है। क्या एक और भी जोड़ दिया गया? कमाल है, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। किसने कहा था कि वह अपना टैलेंट यूं बर्बाद करे? उन्हें डिफिकल्टी सीधे मैक्सिमम कर देनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है अब वह पछता रहा होगा। उसे किसी ज्यादा पावरफुल बीस्ट ब्लड वाली लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। मार दो उसे, मार दो। मैं खून बहता हुआ देखना चाहता हूं। यहां तक कि बीस्ट मास्टर्स एसोसिएशन के लोग भी अब उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। इतनी बड़ी प्रतिभा सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के लिए इतनी आसानी से बर्बाद कर दी। सबको खत्म कर दो। लेकिन मैदान में जब मॉन्स्टर्स प्रकट हुए तो मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर किंगसू की तरफ मुड़कर पूछा, तुम डर रही हो? उसने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उसका हाथ कांप रहा था। फिर भी वह पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब अपने प्रिय को बचाना उसी की जिम्मेदारी थी। मैंने उससे कहा, किंगसू, याद रखो तुम किसी भी फियरस बीस्ट से ज्यादा ताकतवर हो। बस अपने आप पर थोड़ा भरोसा करो। मैं आगे बढ़ा और उसका कांपता हुआ छोटा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अगर तुम्हें डर लगे तो तुम कभी भी पीछे हट सकती हो।
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी इतना गिरा नहीं हूं कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए लड़ने पर मजबूर करूं। बीस्ट मास्टर और उसकी बीस्ट एक ही होते हैं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे शब्द सुनकर उसके कांपते हाथ धीरे धीरे शांत हो गए और उसकी आंखों में पक्का निश्चय आ गया। वह सच में बहुत जिद्दी है। हार मानना उसके स्वभाव में नहीं है, अभी भी नहीं और आगे भी कभी नहीं। ठीक है। किंगक्सू के चेहरे का भाव देखकर मैंने सिर हिलाया और फिर मुड़कर उन दो मॉन्स्टर्स की ओर देखा। क्र्र। दोनों क्रीचर्स तुरंत गरज उठे और उनकी आंखों में मार डालने की चमक थी। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला, बस वहीं स्थिर खड़ा रहा और उन्हें गरजने दिया। जब उन्होंने देखा कि मैं हिल भी नहीं रहा तो वे और जोर से दहाड़े और बिजली जैसी तेजी से मेरी ओर झपट पड़े। उनकी गति बेहद भयानक थी और वे तीखी सीटी जैसी आवाज के साथ मेरी तरफ टूट पड़े। लेकिन मैं फिर भी नहीं हिला, क्योंकि मुझे किंगक्सू पर उतना ही भरोसा था जितना किंगक्सू को मुझ पर था। स्टैंड्स में बैठे लोग मजाक उड़ाने लगे। क्या एसएस रैंक जीनियस डर के मारे जम गया है, हिल भी नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, शायद उसने कल बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी, इसलिए अब पूरी तरह थक गया है। लेकिन उसी समय लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी दुनिया की समझ ही बदल दी। उसी क्षण, जब वे बीस्ट्स मुझसे बस कुछ ही मीटर दूर थे, अचानक एक छोटा सा पंच सीधा मॉन्स्टर की खोपड़ी पर पड़ा। देखने में वह पंच बहुत छोटा और साधारण था, लेकिन जैसे ही वह बीस्ट के सिर से टकराया, धड़ाम, सबने साफ देखा कि मॉन्स्टर का सिर फटकर टुकड़ों में बिखर गया और लाल खून चारों तरफ छिटक गया। खून के छींटे लड़की की सफेद बांह पर पड़ गए, जबकि दूसरा मॉन्स्टर पीछे की तरफ जोर से उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसी पल एक काली परछाई तेजी से आगे बढ़ी, दूसरा पंच गिरा और उसकी खोपड़ी भी चकनाचूर हो गई। दोनों मॉन्स्टर्स के सिर ऐसे फटे जैसे उनमें बम लगा हो। खून चारों तरफ उड़ गया और पूरा दृश्य बेहद डरावना बन गया। तभी एक हल्की हवा चली और लड़की की लंबी काली पंखों वाली ड्रेस हल्के हल्के लहराने लगी। वह आसमान में पंख फैलाते तितली जितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। सुनहरी आंखों वाली वह लड़की जमीन पर पड़े मॉन्स्टर्स को ठंडी नजर से देख रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी दया या रहम नहीं था। उछला हुआ खून क्विंगसू के सफेद पंच पॉइंट्स को लाल कर चुका था और उसके चेहरे पर पड़े खून के छींटे उसे और भी ज्यादा आकर्षक और खतरनाक बना रहे थे। वह किसी पेंटिंग से निकली हुई रहस्यमयी प्राणी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर अनायास ही डर और सम्मान पैदा हो जाए। लड़ाई से पहले और लड़ाई के दौरान उसका स्वभाव मानो दो अलग अलग लोगों जैसा था। उसी क्षण पूरे स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई मैदान की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था, मानो इस दृश्य को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेना चाहता हो। सबसे मूर्ख दर्शक भी महसूस कर सकता था कि ये दोनों मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक और ताकतवर थे, और फिर भी इतनी ताकतवर बीस्ट्स को एक छोटी सी लड़की ने सिर्फ अपने पंच से सिर कुचलकर खत्म कर दिया। सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 पंच में 2 मॉन्स्टर्स खत्म, एक पल में जीत। यह सच में अविश्वसनीय था, यकीन करना मुश्किल था। तभी भीड़ में अचानक शोर उठ गया। यह यह असंभव है, यह इल्यूजन नहीं है, यह सच है। ये तो फियर्स बीस्ट्स के निचले स्तर के मॉन्स्टर्स हैं। नामुमकिन, यह लड़की खुद भी तो एक लो लेवल फियर्स बीस्ट है, फिर वह फर्स्ट रैंक बीस्ट्स को एक ही पल में कैसे मार सकती है? यह तो लो लेवल बीस्ट है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हे भगवान, क्या यह अब भी इंसान है? नहीं, यह सिर्फ कच्ची ताकत नहीं थी, उस पंच में आग की ताकत भी मिली हुई थी। और तभी तेज नजर वाले किसी व्यक्ति ने उस वार की असली शक्ति को पहचान लिया। फिर भी यहां तक कि बहुत ताकतवर हाई रैंक फाइटर भी उस पंच की असली बारीकी समझ नहीं पाया था। उसकी नजर में वहां बस एक डरावनी और राक्षसी ताकत ही दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, ल्यूएनमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह आग को कंप्रेस करती है, फिर पंच के जरिए उसे दुश्मन के शरीर के अंदर डाल देती है। उसके बाद तापमान बढ़ाकर खून को उबाल देती है। वह भाप बन जाता है, और जब वह भाप फैलती है तो एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। उसने हैरानी से कहा, यह सच में कमाल है मास्टर, क्या मैं सही कह रहा हूं? डायोशीली जी की बीस्ट लाइनेज वाली लड़की के लिए यह बात किसी हद तक समझ में आती थी। आखिर ऐसी संभावना मौजूद थी, और एक लोअर बीस्ट लाइनेज वाली लड़की के लिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, इतनी सटीक फ्लेम कंट्रोल हासिल करना आसान नहीं है। इस लड़की के पास फ्लेम कंट्रोल का टैलेंट कम से कम 80 रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। क्या यह कैसे संभव है? ल्यूड पूरी तरह हैरान रह गया। उसके चेहरे पर साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। नहीं, ये तो एस रैंक फ्लेम कंट्रोल है, और ऐसा कंट्रोल आमतौर पर सिर्फ एस रैंक फियर बीस्ट लाइनेज वाली लड़कियों में ही होता है।
उस पल ल्यूड पूरी तरह अपनी वाइस सिटी लॉर्ड वाली शान भूल चुका था, क्योंकि यह सब कुछ सच में बहुत अविश्वसनीय था। एक लोअर क्वालिटी फियर्स बीस्ट में ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? अगर यह सच था तो उस लड़की का टैलेंट सच में राक्षसी स्तर का था। लुसेनमिंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ भी असंभव नहीं है। यह मत भूलो कि उसके बीस्ट मास्टर का टैलेंट एस रैंक है। ल्यूड ने तुरंत पूछा, तुम कहना चाहते हो कि यह एस रैंक बीस्ट मास्टर टैलेंट के बोनस की वजह से है? हम ये मुमकिन है। लुसेनमिंग ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोला, लेकिन लियोड, तुम एक बात भूल रहे हो। जब उस लड़की ने पंच मारा था तब बाहर एक भी फ्लेम दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब है कि उसने आग को अपने हाथ और पंच के अंदर ही कंप्रेस करके रखा था और फिर वार किया। क्या? इस बार लुसेनमिंग खुद चौंक गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए सिर्फ फ्लेम कंट्रोल ही नहीं, बल्कि उस आग से खुद को नुकसान न होने देना भी जरूरी था। यह सोचकर ही उसके मन में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इतने बड़े जीनियस को देखकर वह पूरी तरह प्रभावित हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, भले ही वह लोअर क्वालिटी फियर बीस्ट हो, लेकिन जब तक उसमें इतनी ताकत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अफसोस, अगर उसने एस रैंक या उससे ऊपर की बीस्ट लड़की के साथ पैक्ट किया होता तो उसकी अचीवमेंट्स का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता। किसी ने आह भरते हुए कहा, इतने बड़े टैलेंट के साथ वह भविष्य में महान बीस्ट मास्टर्स में जरूर गिना जाएगा। शायद वह लेजेंडरी सेक्रेड रेल्म तक भी पहुंच सकता है। बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। लोअर क्वालिटी फियर्स बीस्ट? हाँ, ये लड़की तो सच में बहुत लकी है कि एक एसएसएस रैंक बीस्ट मास्टर ने अपना टैलेंट उसके साथ पैक्ट करने में लगा दिया। काश मेरी पोती को भी ऐसी किस्मत मिलती। अपनी पोती के अंतहीन खाने की आदत याद करके उसका सिर दर्द करने लगा, लेकिन वह क्या कर सकता था? आखिर वह उसकी प्यारी पोती थी। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह अपनी पोती पर कितना ज्यादा लाड करता है। उधर क्विंक्सू उस बीस्ट को देख रही थी जिसे उसने अभी अभी टुकड़ों में उड़ा दिया था। उसने अपने पंच को देखते हुए सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी ताकत होगी। ये तो बस एक आइडिया था जो अचानक मेरे दिमाग में आया। मैंने बस फ्लेम्स को दुश्मन के शरीर के अंदर डाल दिया ताकि वह अंदर से पकने लगे और धुआं निकलने लगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसका असर इतना जोरदार होगा। ये तो बिल्कुल फायरवर्क्स जैसा है। क्विंक्सू ने खून से सनी अपनी हथेली से अपने गाल को छुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। ये कितना सुंदर है, खून ऐसे फूट रहा है जैसे फायरवर्क्स। मैं उसके पास गया। क्विंक्सू के उस उत्साहित चेहरे को देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर कहा, क्विंक्सू, तुम कमाल हो। मैंने उसे थम्स अप दिया और दिल से उसकी तारीफ की। पहला ही बैटल इतना शानदार तरीके से जीतना आसान नहीं था। उसकी ताकत तो थी ही, लेकिन उसके पास लड़ाई का नेचुरल टैलेंट भी था, या शायद सच कहें तो क्विंक्सू का जन्म ही लड़ाई के लिए हुआ था। नहीं। किंग्सू का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने धीमी और थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। यह उतना बेकार भी नहीं है। फिर मैंने कहा, इतनी ताकतवर टेक्निक को एक नाम देना चाहिए। नाम? क्विंक्सू ने पूछा। हाँ, ये कोई टीनेज एक्साइटमेंट नहीं है। इस दुनिया में ऐसी स्पेशल टेक्निक्स को नाम दिया जाता है, इससे बीस्ट मास्टर को कमांड देना आसान होता है और फाइटर को भी साफ समझ आता है कि क्या करना है। क्विंक्सू हल्का सा शर्माते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप कहें बड़े भाई। उसकी शर्मीलापन लड़ाई के दौरान उसकी ठंडी और खतरनाक पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था। मैंने कहा, तो इसे लाइकोरिस ब्लूम कहेंगे। जब खून फूटता है तो ऐसा लगता है जैसे लाइकोरिस का फूल खिल रहा हो। अजीब बात यह थी कि मुझे यह दृश्य घिनौना नहीं लगा, बल्कि थोड़ा रोमांटिक भी लगा। क्या मैं हमेशा से ऐसा था? जब हम बात कर ही रहे थे तभी कुछ और मॉन्स्टर्स एक एक करके सामने आने लगे। क्विंक्सू तुरंत उत्साह से उनकी तरफ दौड़ी और नतीजा वहीं रहा। बस एक पंच और मॉन्स्टर खत्म। जिसे भी वह मारती उसके शरीर से ठंडी भाप या धुएं जैसी लहर निकलती और फिर वह जमीन पर ढेर हो जाता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी थे। कुछ मॉन्स्टर्स थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने समझ लिया कि वे मुकाबला नहीं कर सकते और तुरंत भागने की कोशिश की। लेकिन इस छोटे से अरीना में वे भागकर जाते भी कहां? क्विंक्सू को मेरे किसी ऑर्डर की जरूरत ही नहीं थी। अपने जबरदस्त बैटल टैलेंट से उसने अकेले ही पूरा अरीना साफ कर दिया। उधर स्टैंड्स में बैठे लोग पूरी तरह सन्न रह गए थे। ये क्या हो रहा है? ये फाइट है या मैसेकर? नहीं, ये तो ऐसा है जैसे एक फियर्स बीस्ट भेड़ों के झुंड को मार रही हो। नहीं, ये तो इंसान और बीस्ट्स की लड़ाई भी नहीं है। ये तो एक मॉन्स्टर है, एक डीमन। आखिर इस बीस्ट मास्टर का टैलेंट क्या है? ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। कितना अफसोस, अगर उसने हाई रैंक फियर बीस्ट के साथ पैक्ट किया होता तो उसका भविष्य चमकदार होता, लेकिन यह लड़का समझता ही नहीं। सच में यह डरावना है
उसने एक ही पल में 6 फियर्स बीस्ट्स खत्म कर दिए। नहीं, ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। ये इंसानी क्षमता से बाहर है। यहाँ तक कि एस रैंक बीस्ट लिनियज वाला इंसान भी ऐसा रिजल्ट गारंटी नहीं कर सकता। जैसे जैसे बीस्ट्स एक एक करके खत्म होती गईं, लुईलॉन ने अपने मुट्ठियां कस लीं, जबकि चूलन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ताकतवर बन चुका हूं। यह उसकी सारी कल्पनाओं और योजनाओं से बहुत आगे की बात थी। और जिस चीज की उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, वह यह थी कि उसने खुद ही एक इतने खतरनाक दुश्मन को नाराज कर लिया है। उसके मन में डर भर गया। ये आखिर कैसा मॉन्स्टर है? मैं इससे लड़ने वाला कौन होता हूं? उसे जैसे अपना भविष्य दिखने लगा, जहां एक ही पंच में उसका सिर उड़ जाता है। तभी लियू येंट ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, क्यों घबरा रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई सीक्रेट प्लान है। फिर उसने तिरस्कार से कहा, यह बेकार का अमीर बाप का बेटा। पैसे के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। चुलान झिझक गया। लेकिन अगर बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो उसके परिवार के कारोबार पर असर पड़ सकता था। आखिर उसके परिवार के पास पैसा तो था, लेकिन असली पावर नहीं थी। लुइयॉन ने तिरस्कार भरे चेहरे से कहा, बस इतनी ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मुझे तुम्हारे साथ पैक्ट करने का फैसला दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं। चुलिन घबरा गया। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह लोरुयानेट को जरूर अपने साथ जोड़ लेगा, वह लड़की जिसके पास एस रैंक फियर बीस्ट लाइनेज थी। इसी काम के लिए उसके पिता ने उसे काफी पैसा दिया था, और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वह लगभग सारा पैसा खर्च भी कर चुका था। अगर वह लुरुयांड के साथ पैक्ट नहीं कर पाया तो परिवार में उसकी हैसियत गिर जाएगी। दांत भींचते हुए चुलिन ने अपना फोन निकाला और तुरंत एक कॉल मिलाई। उसे फोन करते देख लोरुयानेट हल्का सा हंस पड़ी। बिल्कुल बेवकूफ लड़की है, बस मेरी एक उंगली उठाने की देर है और यह पूंछ हिलाती हुई मेरे पीछे दौड़ने लगेगी। लेकिन पैक्ट साइन करना। मैं कभी भी ऐसी बेकार इंसान के साथ पैक्ट नहीं करूंगी। कम से कम एस रैंक तो होना ही चाहिए, और अगर एसएस रैंक हो तो और भी बेहतर। यह सोचते सोचते उसे अचानक उस दूसरे लड़के की याद आ गई जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया था। अगर उसने मना नहीं किया होता तो उसे अब नया पार्टनर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उधर स्टैंड्स में बैठे कुछ लोग, जिनके नाम मुझे याद थे, पूरे शरीर से कांपने लगे। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसे इंसान को उकसाया है जिससे उन्हें कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। अब वे सब पछतावे से भर गए थे। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे कभी मेरे साथ पंगा नहीं लेते। आखिर मैं वह इंसान था जो एक ही पल में फर्स्ट रैंक फियर बीस्ट का सिर उड़ा सकता था। उनके दिमाग में डरावना ख्याल आने लगा कि कहीं उनका सिर भी ऐसे ही न फट जाए। ऐसी स्थिति में अगर स्टाफ तुरंत पहुंच भी जाए तो उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन होगा। उसी समय एवेल्युएशन के मैदान में क्विंगशु के तेज हमलों की वजह से परीक्षा सीधे 12वें चरण तक पहुंच चुकी थी, और इस बार पोर्टल से धीरे धीरे बाहर निकलने वाला मॉन्स्टर सेकंड रैंक का था। उसके प्रकट होते ही पूरा स्टेडियम जैसे पागल हो गया। सेकंड रैंक मॉन्स्टर, यह तो ऐसा दुश्मन है जिसका सामना कोई नया अवेकंड नहीं कर सकता। यहां तक कि उस लड़की के पास फियर्स बीस्ट टैलेंट है, लेकिन वह भी शायद इसे सीधे नहीं हरा पाएगी, है ना? सेकंड रैंक मॉन्स्टर के आने से पूरा मैदान उबल पड़ा। जिन लोगों ने मुझे पहले उकसाया था वे सबसे ज्यादा उत्साहित हो गए। सेकंड रैंक फियर बीस्ट, ये तो एसएस रैंक टैलेंट के बराबर की ताकत रखती है। अब ये लड़का खत्म है। हाँ, ये बच्चा अब गया। भीड़ खुशी से पागल हो रही थी। आखिर किसी ऐसे इंसान को मुश्किल में देखना जिससे लोग नफरत करते हों, इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? खासकर जब सामने सेकंड रैंक मॉन्स्टर जैसा असली जीनियस बीस्ट खड़ा हो। ये तो एसएस रैंक टैलेंट के बराबर की ताकत रखता है। ऐसे दुश्मन का सामना करना मेरे जैसे इंसान के लिए अभी नामुमकिन होना चाहिए था। उधर वीआईपी बॉक्स में कमांडर ने भौहें चढ़ाते हुए ल्यूट से कहा, आपकी 12वीं परीक्षा इतनी मुश्किल क्यों है? आपको पता है फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच कितना फर्क होता है? ये दिन और रात जैसा अंतर तो नहीं, लेकिन फिर भी यह दूरी बहुत बड़ी है। खास हालात के बिना कोई भी अपने से ऊंचे रैंक के दुश्मन को नहीं हरा सकता, खासकर जब मैदान में नए अवेकेंड हों। ऐसे युवा जिनके पास अभी फर्स्ट रैंक की पूरी ताकत भी नहीं है, यह तो उनके लिए बहुत कठिन हो गया। मैं जानता हूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल की परीक्षा में कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस के लिए सेकंड रैंक बीस्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वह आम तौर पर आखिरी परीक्षा में होता है, और यहां तो अभी सिर्फ 12वां चरण है। ल्यूड के पूरे शरीर पर पसीना छूट गया। उसने कहा, मैं अभी जाकर जांच करता हूं। सब रोक दो। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई थी। आज ही सारे झमेले क्यों आ रहे थे? धत्त, उसने मन ही मन सोचा, बस इतना हो कि असली दोषी का पता न चले, नहीं तो वह आदमी बहुत महंगा पड़ेगा। इतने बड़े स्तर की परीक्षा में चीटिंग करना सीधे मौत को बुलाने जैसा है।
तभी यूजनिंग मुस्कुराते हुए बोला, जरूरत नहीं, इन युवाओं को खुद दिखाने दीजिए कि वे क्या कर सकते हैं। वह दोनों प्रतिभागियों को संतोष भरी नजर से देख रहा था। जब सामने असली जीनियस हो तो उन्हें परखने के लिए भी असाधारण तरीके चाहिए। सेकंड रैंक एक अहम सीमा है, वही सीमा जो एक जीनियस की असली हद बताती है। मुझे दिखाओ कि तुम में कितना दम है। बूढ़े आदमी ने मैदान की ओर देखा और जो उसकी भौहें अब तक शांत थीं वे अचानक सिकुड़ गईं। शायद ये दोनों युवा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर थे। सामने खड़ा था सेकंड रैंक मॉन्स्टर, फ्लेम लॉर्ड। लेकिन मुझे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि सामने सच में एक ऐसा क्रिएचर था जिसका पूरा शरीर आग से घिरा हुआ था। एक एलिमेंटल क्रिएचर। कितनी अजीब बात है, लेकिन जिस चीज से हमें सबसे कम डर लगता है वही आग ही है। सेकंड रैंक फ्लेम लॉर्ड ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी पीठ पर बने आग के पंख जोर से फड़फड़ाए और उसके शरीर से एक विशाल फायरबॉल निकलकर जमीन पर खड़ी किंगसू की तरफ पड़ गई। सेकंड रैंक फियर बीस्ट का हमला। उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। शायद एसएस रैंक वॉरियर भी इसे आसानी से नहीं झेल सकता। जलती हुई आग ने एक ही पल में आसपास का तापमान बढ़ा दिया और गर्मी की लहरें चारों तरफ फैलने लगीं। लेकिन मेरे लिए, जो आग से लगभग प्रभावित नहीं होता, ये बस हल्की हवा जैसा था। किंगक्सू ने आती हुई आग को देखा और उसकी आंखें तेज हो गईं। अगले ही पल उसकी परछाई गायब हो गईं और फिर वह सीधे फ्लेम लॉर्ड के सामने प्रकट हुई। उसके आसपास की आग और भड़क उठी। जब सबको लगा कि किंगक्सू आग में घिर जाएगी, तभी उन्होंने देखा कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो आग उसे घेर रही थी वही एक लंबा जलता हुआ कोड़ा बनकर उसकी हथेली में सिमट गई। फिश! किंगक्सू ने उसे जोर से झटका और जलती हुई लपटों से भरा वह कोड़ा सीधे सेकंड रैंक फ्लेम लॉर्ड पर जा गिरा। सिस! आग चारों तरफ बिखर गई। भीड़ चिल्ला उठी। ये क्या था? स्टैंड्स में बैठे लोग हैरान रह गए। क्या आग को ऐसे सीधे कंट्रोल भी किया जा सकता है? और ऊपर से फ्लेम लॉर्ड से ही आग का कंट्रोल छीन लिया। एक आदमी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, क्या मैंने गलत देखा? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुमने गलत नहीं देखा, मैंने भी वही देखा। फिर वह बोला, रुको, तुमने तो कहा था कि उसकी बीस्ट लाइनेज लो क्वालिटी है, लेकिन सेकंड रैंक फ्लेम लॉर्ड का फ्लेम कंट्रोल कम से कम बी रैंक का होता है। इसका मतलब उसका कंट्रोल कम से कम सी शून्य लेवल का तो होगा, शायद उससे भी ज्यादा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? किसी ने कहा, तुम लोग भूल रहे हो कि उसके बीस्ट मास्टर का टैलेंट एस रैंक है, यानी यह सब एम्प्लीफिकेशन के बाद का रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें पूरी तरह अलग हैं। कौन यकीन करेगा कि एक लोअर बीस्ट लाइनेज में इतना भयानक टैलेंट हो सकता है? किसी ने ईर्ष्या से कहा। मुझे बहुत जलन हो रही है। उसका असली टैलेंट आखिर है क्या? दूसरे ने याद करते हुए कहा, मुझे लगता है उसका नाम ऑनरिजन ऑफ ऑल थिंग्स है। ये क्या अजीब नाम है, कौन जाने। ऐसे टैलेंट्स के बारे में आमतौर पर सिर्फ वही जानता है जिसके पास वह होता है। तभी सुश! हवा में फिर से कोड़े की आवाज गूंजी। किंगक्सू के हाथ का आग का कोड़ा दोबारा गिरा और फ्लेम लॉर्ड को बुरी तरह तोड़ डाला। सुश! किंगक्सू लगातार उस कोड़े को घुमाती रही और सेकंड रैंक फ्लेम लॉर्ड को बार बार चीरती रही। उसके सामने वह सेकंड रैंक बीस्ट किसी कमजोर जानवर की तरह लग रही थी। बिल्कुल भी विरोध करने की ताकत नहीं थी। बहुत ज्यादा ताकतवर। स्टैंड्स में बैठे छात्र सब खड़े हो गए। आंखें फटी रह गईं, चेहरे पर अविश्वास था और वे सब अरीना में किंगशू की परफॉर्मेंस को घूर रहे थे। यह कैसे हो सकता है? यह तो लोअर बीस्ट लाइनेज है। यह बात समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगा मैंने उसे टैलेंट स्किल इस्तेमाल करते देखा। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। हे भगवान, यह आखिर कैसे संभव है? यह कैसा पागल टैलेंट है? यह तो पूरी तरह अनफेयर है। हर कोई सदमे में था। क्या कोई इंसान ऐसा टैलेंट कंट्रोल कर सकता है? यह तो इंसान नहीं, सीधा मॉन्स्टर है। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी भी इस दृश्य से दंग रह गए थे। यह आखिर कैसा टैलेंट है? धत्त, मैंने ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा। क्या इसने खुद ही कोई टेक्निक बना ली? जो भी हो, यह लड़की बेहद खतरनाक है। किंगशू अपने हाथ में जलते कोड़े को बार बार घुमा रही थी। हर वार के साथ कोई ना कोई मॉन्स्टर आसानी से चकनाचूर हो जाता। फिर उसने एक वार में मॉन्स्टर का शरीर फाड़ दिया और उसके अंदरूनी अंग फट पड़े। लुजनमिंग उसकी हर हरकत ध्यान से देख रहा था और आखिर खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़की सच में एक फिनोमिनन है। उसने लंबी उम्र में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा चौंकाने वाला टैलेंट कभी नहीं देखा। यहां तक कि लुजनमिंग भी समझ नहीं पा रहा था कि किंगशू आखिर यह सब कैसे कर रही है। फुश! हवा में फिर से तेज आवाज गूंजी। क्विंगसू के हाथ का कोड़ा सीधा मॉन्स्टर की छाती को चीरता हुआ निकल गया। उसी पल मॉन्स्टर का सिर फट गया और उसका शरीर दूर जा गिरा।
क्विंक्सू हाथ में लंबा आग का कोड़ा लिए बड़ी सहजता से मैदान में घूम रही थी। लगभग सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर ढेर हो चुके थे। भीड़ सांस रोके देख रही थी। सेकंड रैंक फ्लेम लॉर्ड को क्विंक्सू ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में मार गिराया था और वह अभी भी इतनी कम उम्र की दिख रही थी। यह तो कमाल है। क्या ताकत है। ये लड़की तो असली किलिंग मशीन है। लुजेनमिंग उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए फिर बोल उठा। मैं भी एरिना में चल रही लड़ाई को देख रहा था और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान थी। आखिर एंशियंट फियरस बीस्ट, 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो की आग की शक्ति से टकराना अपने आप में मौत को बुलाने जैसा था। तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। जो दरवाजे हर लेवल पर एक एक करके खुलने चाहिए थे, वे लगातार खुलने लगे। लेवल 13 सेकंड रैंक बीस्ट, 2 सिर वाला विशाल पाइथन। लेवल 14 सेकंड रैंक मॉन्स्टर, भयानक स्केयरक्रो। लेवल 15 थर्ड रैंक बीस्ट, 2 सिर वाला शिकारी बीस्ट। लेवल 16 थर्ड रैंक बीस्ट, 3 सिर वाला विशाल पाइथन। और जब लेवल 17 और 18 के दरवाजे भी खुल गए तो पूरा मैदान सन्न रह गया। सेकंड रैंक और यहां तक कि थर्ड रैंक बीस्ट्स भी आ चुकी थीं। ये बिल्कुल भी उस डिफिकल्टी जैसा नहीं था जो किसी कॉलेज ग्रेजुएट एग्जाम में होना चाहिए। इतनी कठिनाई तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एग्जाम में भी मुश्किल से होती है। वीआईपी स्टैंड में इस बार यूसनिंग का चेहरा गंभीर हो गया। यह तो ऐसा लेवल है जिसे थर्ड रैंक फाइटर भी मुश्किल से पार कर पाएगा। यह तो पागलपन है। जल्दी जाओ और पता लगाओ गलती कहां हुई है। इस बार ल्यूड को किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह तुरंत फोन करने के लिए भागा। तभी लू रुयंट पागलों की तरह हंसने लगी। मर जाओ, सब मर जाओ। फिर उसने चूलन की तरफ मुड़कर कहा, तुमने अच्छा काम किया, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अमीर घर का लड़का इतनी हिम्मत करेगा कि ऐसा काम कर दे। यहां तक कि मैं वाइस गवर्नर की बेटी होकर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। आखिर बीस्ट मास्टर एसोसिएशन ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे अलायंस भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके पिता ने उसे पहले बताया था कि हाल के सालों में एसोसिएशन शायद अलायंस से अलग होने की सोच रही है। वह सच में डरावनी ताकत थी। ऐसी ताकत जो अलायंस को भी चुनौती दे सकती थी। इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लेना बेवकूफ़ी थी। उधर चुलिन के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था क्योंकि यह सब उसने नहीं किया था। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। शुरुआती स्टेजेस में थोड़ा मैनिपुलेशन शायद संभव था, लेकिन इतना बड़ा केओस वह कभी ऐसा जोखिम नहीं लेता। यह साफ साफ उसे फंसाने की चाल थी। लेकिन किसने? इस वक्त पसीने में डूबा चुलन बस यही दुआ कर रहा था कि एसोसिएशन की जांच उस तक न पहुंचे। सामने मॉन्स्टर्स की डरावनी भीड़ खड़ी थी। उनकी आंखों में क्रूर गुस्सा था और वे सब क्विंक्शु को घूर रहे थे। क्विंक्शु की आंखों में बैंगनी बिजली सी चमक रही थी जब वह उन बीस्ट्स की भीड़ को देख रही थी। स्वाभाविक रूप से वह एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जब उसने मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो उसने उल्टा एक कदम आगे बढ़ाया। वह कभी इन मॉन्स्टर्स को मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, मेरे एक बाल को भी नहीं। मैं सामने बढ़ते थर्ड रैंक बीस्ट को गंभीर चेहरे से देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। आखिर मुझे तो एक पंचिंग बैग चाहिए ही था। परफेक्ट, देखते हैं क्या होता है। मैंने किंगसू से पूछा, क्या तुम 3 मिनट तक टिक सकती हो? किंगसू ने बिना झिझक कहा, मैं टिकूंगी, जितना भी समय लगे। उसका चेहरा दृढ़ था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। मैं इन गंदी बीस्ट्स को 1 इंच भी आगे नहीं आने दूंगी। उसने मेरे शब्द सुनते ही बिना कोई सवाल किए लड़ने का फैसला कर लिया। उसने बिना सोचे समझे ही मान लिया और बिल्कुल इंस्टिंक्ट से काम किया। किंगसू के शरीर से सुनहरी लपटें फूट पड़ीं और एक गहरी काली पंखों वाली लंबी ड्रेस उसके शरीर पर फैल गई। अब वह अकेली ही उन सबका सामना कर रही थी। उसी समय जिलिंगलॉन बीस्ट के माथे पर बैंगनी बिजली चमकने लगी। उसकी त्वचा सख्त हो गई और उस पर बैंगनी रंग की मोटी स्केल्स की परत चढ़ गई। उसे जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि वह जिलिंगलॉन स्केलेज की आर्मर थी। उसकी डिफेंस बेहद खतरनाक थी। यह रक्षा तो राक्षसी है, यहां तक कि मुझे भी इसे तोड़ने में मुश्किल होगी, किसी ने कहा। और इसकी लाइटनिंग एफिनिटी तो फायर टाइप मैजिकल बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका लाइटनिंग एट्रीब्यूट असाधारण है। शायद यह कोई हाई लेवल टैलेंट है, बिल्कुल थर्ड रैंक बीस्ट जैसा, जैसे कोई एंशियंट ड्रैगन। सबकी नजरें किंगसू पर टिक गईं। क्रोआ, 3 सिर वाला विशाल पाइथन अपने तीनों मुंह खोलकर गरजा। तीनों सिरों से अलग अलग हमले निकलने लगे। 2 सिरों ने भयानक आग उगली जो सीधे किंगसू की ओर बढ़ी। एक सिर ने जहरीला वेनम फेंका और दूसरे ने बर्फ के तेज स्पाइक्स छोड़े। चारों तरफ से किंगसू पर हमला हो रहा था।
ऊपर से गिरती हुई उस ताकत की लहर इतनी भयानक थी कि अगर जमीन से टकराती तो पूरी जगह आग के समंदर में बदल जाती। उसी समय तीन विशाल क्रीचर्स ने एक साथ किंगसू पर हमला किया। एक मोटी पूंछ घोड़े की तरह हवा चीरती हुई आई और 3 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल भालू अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपने पंजे से जमीन पर वार किया और पूरा मैदान कांप उठा। जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। उनके शरीर की हर मांसपेशी ताकत और गति से भरी थी, जैसे वे हवा को भी चीर सकते हों। उसी पल थर्ड रैंक जिलिंगलॉन बीस्ट ने भी बैंगनी बिजली की कई धाराएं किंगसू की ओर उछाल दी। आसमान से नीली चमक वाली बिजली के जाल गिरने लगे और किंगसू को घेर लिया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद आग का लंबा कोड़ा लगातार घूम रहा था। उसने उन चमकते बिजली के जालों को तोड़ डाला। फिर पैरों की हल्की छलांग के साथ वह हवा में उठी और बिजली के जालों से बच गई, जबकि बैंगनी बिजली लगातार बरस रही थी। उसके आसपास का पूरा इलाका टूटकर बिखर गया। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और उसके पैरों से भयानक ताकत निकल पड़ी। एक ही कदम में उसका शरीर धुंधली परछाई बन गया और वह बिजली के जालों के बीच से निकलती हुई मॉन्स्टर्स को उलझाकर मुझे समय दिलाने लगी। इस बीच मैं भी खाली नहीं खड़ा था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास की हर चीज को महसूस करना शुरू किया। पूरी अंधेरी दुनिया में छोटे छोटे रोशनी के बिंदु दिखाई देने लगे। वे बिंदु रात के आसमान में चमकते सितारों की तरह मेरे चारों ओर घूमने लगे। फिर वे धीरे धीरे पास आने लगे। जैसे जैसे वे पास आए, वे इकट्ठे होकर चमकती हुई धूल बन गए और फिर मिलकर एक सितारों की नदी बन गए जो मेरी उंगलियों के बीच सिमटने लगी। मुझे अचानक वह चमकदार निशान याद आया और मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। चारों ओर से अनगिनत रोशनी के बिंदु मेरी ओर तेजी से आने लगे, जैसे कोई भयंकर भंवर बन गया हो। उसी समय 7 बीस्ट्स एक साथ किंगजू पर टूट पड़े। किंगसू ने जानबूझकर उन सातों बीस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और तभी उसने अचानक एक पंच मारा। उसका पंच एक मॉन्स्टर के सिर पर पड़ा। उसकी खोपड़ी तुरंत फट गई और लाल खून चारों तरफ बिखर गया। सिर्फ एक पंच में मॉन्स्टर की खोपड़ी तोड़ देने वाली ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। सच! ये देखकर बाकी मॉन्स्टर्स जैसे पागल हो गए और सब किंगसू पर टूट पड़े। चारों दिशाओं से मॉन्स्टर्स उसे मारने के लिए झपट पड़े। गर्रर! किंगसू ने जोर से जमीन पर पैर मारा और उसका शरीर हवा में उछल गया। उसके हाथ का लंबा आग का कोड़ा लगातार घूम रहा था और वह एक एक करके मॉन्स्टर्स पर वार कर रही थी। फटाक फटाक खून के छींटे चारों तरफ उड़ने लगे और लाल खून ने मैदान की सफेद जमीन को लाल कर दिया। गर्रर! मॉन्स्टर्स पूरी नफरत के साथ किंगसू पर हमला करते जा रहे थे। उनके गुस्से से भरे गर्जन आसमान में गूंज रहे थे। उनके हमले और भी तेज होते जा रहे थे और ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। भयानक ताकत की लहरें जमीन पर गिर रही थीं, जिससे पूरा मैदान टूटकर टुकड़ों में बिखर रहा था। किंगसू आगे बढ़ी। उसका शरीर किसी भूत की तरह फुर्तीला हो गया। अनगिनत बीस्ट्स के बीच से निकलते हुए उसने अपना लंबा कोड़ा सीधे मॉन्स्टर्स की आंखों की ओर घुमाया। चटाक चटाक चटाक! कोड़ा उनकी आंखों से टकराया। चिंगारियां उड़ी, लेकिन ताकत काफी नहीं थी। उनकी आंखें घायल नहीं हुई, बस पलकों पर हल्का सा खून दिखा। किनारे खड़े दर्शक सब हैरान होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। इस लड़की की असली ताकत आखिर है क्या? क्या यह सच में लोअर बीस्ट लाइनेज से है, या फिर उसके बीस्ट मास्टर का टैलेंट इतना भयानक है कि वह थर्ड रैंक बीस्ट्स के पूरे झुंड से लड़ सकती है? बूढ़े आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन उसकी सीमा यहीं तक है। जैसे ही उसने यह कहा, मॉन्स्टर्स का झुंड अचानक संगठित हो गया। वे मिलकर किंगसू को घेरने लगे और धीरे धीरे उसकी हरकत की जगह कम करने लगे। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स एक एक करके उस पर टूटने लगे, किंगसू की आंखों में गंभीरता आ गई। दर्शकों ने जब उसे मुश्किल में देखा तो न जाने क्यों उनकी नजरें मेरी ओर चली गईं, जो एक तरफ खड़ा आंखें बंद किए हुए था। मुझे यूं खड़े देखकर कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, देखो इसे, इसकी पार्टनर जान जोखिम में डालकर लड़ रही है और यह खुद खड़ा कुछ नहीं कर रहा। लड़की को अकेले फ्रंटलाइन में भेज दिया। ऐसा आदमी तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं। एक लड़की ने तिरस्कार से कहा, और अगर इसके पास SS रैंक बीस्ट मास्टर टैलेंट भी हो तब भी मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। तभी यूसेन मिंग गुस्से में बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुरंत इसे रोक दो।
वह उस लड़की को देख रहा था जो बीस्ट्स के झुंड के बीच अपनी जान की लड़ाई लड़ रही थी। उसने लू की तरफ देखते हुए कहा, इतना दुर्लभ टैलेंट, क्या हम सच में इसे ऐसे ही मरने देंगे? ल्यूड बार बार सिर हिलाते हुए अपना फोन देख रहा था। हाँ हाँ, ठीक है। वह उठकर बाहर जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। एक भारी भरकम आदमी अंदर आया। ल्यूड कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसे देखते ही उसके पैरों से ताकत निकल गई। वह आदमी था नॉर्थ मिलिट्री रीजन की इन्वेस्टिगेशन टीम का प्रमुख, यांग जेजिंग। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यह सब मैंने ही करवाया है।